40,000 रुपए एक दिन के इंडिया के इसने ऊबर चला के कमा लिए वीकेंड पे ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਜੰਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ कि स्कैम बहुत है यार साढ़े उत्थे। एक महीने में 6 से 7 लाख इंडियन रुपीज आप ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ऊबर चला के कमा सकते हो खर्चे निकालने के बाद, यानी कि ऊबर का कमीशन गया और आपके जो डेली एक्सपेंसेस थे वो गए। $700 बन गए 12 घंटे में। पहले ना इधर के ऑस्ट्रेलिया में कोई कंटेंट इतना था नहीं, तो कनाडा बहुत फेमस था, लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे, हमको पता था कनाडा जाना है। कई बच्चे हैं हमारी साइड भी अभी जाते हैं, हमें बाहर भेज दो। अब ऑस्ट्रेलिया आए बाद वो जो पैसे घर से लिए थे आप दोनों ने, क्या वो पैसे घर पे वापस चुका चुके हो? 14 लाख तो कब के हो गए? कब के हो चुके? कोई भी बच्चा आ रहा है भाई, मैं तो उसको यही सलाह देता हूँ कि अपनी पढ़ाई पूरी तन मन धन से करो, गलत काम में मत पढ़ो। और कई बच्चे ऐसा होता है भाई भटक जाते हैं, पता ही करते हैं आंधे काम में चला जाइदा कि पैसे कमा लो, इंस्टेंट मनी बन जाए। एक अच्छा एजेंट कैसे ढूंढा जाए? और उससे ऊपर एजेंट ने 1 रुपया नहीं लिया मेरा। एजेंट पता क्या करते हैं, वो आपको ऐसे कोर्स में डालते हैं जिससे उनको कमीशन ज्यादा आ रहा है। हाँ, रिसर्च असिस्टेंट की जॉब कर रहा हूँ, उससे ज्यादा पैसे क्या बता आप ऊबर में कमा रहे हो, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि छोड़ो मैं ट्रक चलाता हूँ, मैं ऊबर चलाता हूँ। मास्टर्स क्या करेंगे एक दिन में सिटी में, मतलब ट्रक चला के उन्हें मिल जाते हैं जो कि अपने इंडिया के 15,000 रुपये। कोई और ऐसी पार्ट टाइम जॉब जो कि फुल टाइम जॉब ना हो, ज़्यादा स्किल जिसमें ना चाहिए हो, ऐसी क्या जॉब होगी जिससे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी पैसे लोग कमा सकते हो? तो 45 लाख रुपए बनते हैं। अब ये बेस पे होगी इसकी नौकरी स्टार्ट करती है मास्टर्स करने के बाद। अब भाई का पैकेज है यहाँ पे $90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ईयरली, जो कि साल के 50 लाख रुपए बनते हैं अपने इंडिया के, यानी कि 4 लाख रुपए से थोड़ा ज़्यादा। किसी इंडियन बच्चे को ऑस्ट्रेलिया आना है, उसके लिए सबसे बेस्ट चैनल क्या है बिना भटकते हो कि भी उसे किस माध्यम से वो ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ पे नौकरी पा सकता है या फिर यहाँ पे एडमिशन ले सकता है पढ़ाई में। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं परमवीर फिलहाल हूँ ऑस्ट्रेलिया में, वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट कंट्री, और ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल हम हैं ब्रिस्बेन में। अगर आप लोग मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हो तो आप लोग जानते होंगे कि मैं दुनिया ट्रैवल करता हूँ, अलग अलग कंट्रीज में जाता हूँ और वहाँ पे ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये वीडियो का टाइटल बहुत कन्वेंशनल टाइटल नहीं है, जो आमतौर पे मैं करता हूँ वो चीज़ नहीं है ये, क्योंकि आज मैं कुछ अलग करना चाह रहा था। आमतौर पे मैं ट्रैवल वीडियोस बना रहा होता हूँ या फिर मैं और लोगों के पॉडकास्ट में गेस्ट होता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं आप लोगों के सामने एज एन इंटरव्यूअर मेरे इन 2 गेस्ट के साथ कुछ सवाल जवाब करने वाला हूँ। जैसे मैंने बता चुका, मैं एक वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ और दुनिया घूमते घूमते मैं फाइनली आ गया था ऑस्ट्रेलिया। हालांकि मैं दुनिया के एंटार्क्टिका के अलावा सारे कॉन्टिनेंट्स घूम चुका हूँ और ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ की जितनी भी छोटी मोटी कंट्रीज थी और पास में न्यूजीलैंड भी, वो सब पहले घूम चुका हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये मेरी पहली बार थी। और ऑस्ट्रेलिया शायद मेरी 130 या 104 कंट्री है। मेरी लाइफ में मैंने हमेशा से जो भी सपने देखे सभी पूरे होते हैं। मैं चाहता था कि मैं इस देश में जाऊं, उस देश में जाऊं, ये करूं, वो करूं, हर चीज़ एकदम परफेक्टली पूरी होती गई है। लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि कभी मैं इंडिया से बाहर पढ़ाई करूं, वो चीज़ मेरे को लगता है कि कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं ट्रैवलर बन गया, फुल टाइम ट्रैवलिंग करने लग गया, फिर मैं यूट्यूब पर ट्रैवल वीडियोज़ बनाने लग गया और फॉर्चुनेटली मेरा करियर एज ए ट्रैवल ब्लॉगर बहुत अच्छी तरह चलता जा रहा है और काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो अब मेरे को लगता है कि मैं ये सब चीज़ छोड़ के वापस उस पाथवे पे जा नहीं सकता, पर मैं काफ़ी चीज़ों को लेकर क्यूरियस होता हूँ कि अपने इंडियन बच्चे इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई कैसे करते हैं, एडमिशन कैसे लिया जाए, कितनी कमाई होती है, क्या लाइफस्टाइल होता है अपने इंडियंस का इंडिया के बाहर अगर हम पढ़ने जाए या फिर नौकरी करने जाए, और कैसे एक आम इंडियन बच्चा या इंसान इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई कर सकता है, नौकरी कर सकता है, फिर शिफ्ट हो सकता है। तो उन्हीं सब सवालों के चलते मैं मिला यहाँ पे कुछ अपने इंडियन भाइयों से, और इनके पास ही मैं ब्रिस्बेन पिछले 2 दिन से रुका हुआ था। मैं पहले आया था ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न सिटी डार्विन में, जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल सिटी और ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी भी है। डार्विन से फिर मैं फ्लाइट ले गया केन्स, जो कि एक स्टेट है क्वींसलैंड, उसकी एक सिटी है। केन्स से मैंने अपनी कैंपर वैन रेंट करी और कैंपर वैन लेके मैं ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट ड्राइव करता करता फाइनली आ गया ब्रिस्बेन, विच इज़ द कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड। जी हाँ, पिछले 2000 किलोमीटर जो मैंने ड्राइव करे और पिछले 8-9 दिनों से जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तब से मैं ऑस्ट्रेलिया की स्टेट क्वींसलैंड में ही हूँ। इतनी बड़ी इनकी स्टेट है। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया कि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा देश है, तो आज अपन जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या लाइफ है अपने इंडियन स्टूडेंट्स की या फिर उन लोगों की जो ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं। मेरे साथ में भाई अखिल, जो कि कहाँ से है, हरियाणा से। इंट्रोडक्शन दे अखिल थोड़ा अपना। राम राम भाई सारों को। तो पहले बात तो भाई बहुत बहुत थैंक यू यार परमवीर भाई, कभी सोचा ही नहीं था लाइक एज अ फैन, मतलब देखते थे भाई की वीडियो तो ये था कि भाई से मिलेंगे कभी, लेकिन अब भाई 2 दिन से हमारे साथ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई मेरा नाम है अखिल कंबोज और मैं हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट करनाल। तो मैं ऑस्ट्रेलिया आया था भाई स्टूडेंट वीज़ा पे आज से 3 साल पहले, और 3 साल में मैंने 2 साल की मास्टर स्टडी करी। उसके बाद अब मैं टीआर पे हूँ, मतलब जहाँ पे वर्क वीज़ा होता है। टीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? टेम्परेरी रेजिडेंट। टेम्परेरी रेजिडेंट। और वो पीआर से पहले मिलती है आपको ना? हाँ, पीआर से पहले स्टडी कंप्लीट करके। ये भी डिपेंड करती है स्टडी के ऊपर, जैसे कई बच्चे बैचलर्स पे आते हैं तो उनको थोड़ी 3 साल की मिलती है, डिपेंड करता है स्टडी पे, मतलब। और मास्टर्स वालों को भी 2 साल की मिलती है या कईयों को 3 साल की, 4 साल की, मतलब वो स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गया। तो अखिल भाई अपने हरियाणा से है। मैं जब ट्रैवल करा था भाई का मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था। लकीली आप लोगों के प्यार से बहुत लोगों के मैसेज आए, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन अखिल भाई को मैंने बोल दिया था कि मैं आपसे मिलने आऊँगा ज़रूर। तो मैं भाई के पास आया, लेकिन ऐसे दिल से मिल गया तो भाई के पास मैं रुका 2 दिन।
बहुत मजा आया। और साथ में हमारे साथ है नवजोत भाई, जो कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रह के स्टूडेंट लाइफ के ऊपर वीडियोस पहले बनाते हैं ना। हाँ जी। नवजोत भाई थोड़ा इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। मेरा नाम नवजोत है और मैं यूपी से हूँ। हमारा जिला पड़ता है शाहजहानपुर, ठीक है। वैसे मैं पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ, पर हम लोग रहते हैं यूपी में। तो मेरे को 5 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, और मैं इधर एज अ स्टूडेंट ही आया था। मैंने इधर मास्टर्स इन IT करी है, और अभी मैं भी वर्क वीज़ा पे हूँ, जिसको TR बोलते हैं। तो जैसे भाई ने बताया कि कुछ बच्चों को 3 साल की मिलती है, किसी को 5 साल की। ये कैसे पता चले कि किसे कितने साल की TR मिलेगी? ऐसा सिस्टम होता है कि इधर ना इन्होंने बीच में वीज़ा निकाले थे कुछ बच्चों के लिए, क्योंकि कोविड हो गया था ना। जिन्होंने कोविड में स्टडी कंप्लीट करी, तो उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एक वो बेनिफिट ही था। तो उसमें भी हर एक बच्चे को नहीं मिली। जिस बच्चे ने मास्टर्स करी थी और उसके कुछ जैसे कोर्सेज थे, जैसे IT था, नर्सिंग था, और जैसे भाई की एग्रीकल्चर थी, तो कुछ चुनिंदा कोर्सेज ही थे जिनके बच्चों को 5 साल की TR मिली। पर कुछ बच्चे थे जैसे जो MBA कर रहे थे, उनको 3 साल की मिली। ठीक है। और ये भी अभी एक नया रूल है कि अगर आप इंडिया से हो, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, तो उनको 3 साल की TR मिलती है। बाकी कंट्रीज वालों को खाली 2 साल की मिलती है। क्योंकि हमारे इंडिया के कुछ इनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसके तहत इंडिया वालों को 3 साल की मिल रही है। समझ गया। पर हम लोग लकी थे, हमको 5 साल की मिली। तो अभी मैं जॉब भी कर रहा हूँ IT में। इससे पहले कि हम मास्टर्स पे जाए, TR पे जाए, PR पे जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों ने पहले इंडिया में क्या पढ़ाई करी है? इंडिया में क्या पढ़ रहे थे आप? मैं BCA करके आया हूँ भाई, इंडिया बैचलर्स। में BCA, ठीक है, बैचलर्स। अखिल भाई? भाई मैंने BSc एग्रीकल्चर करी थी इंडिया से, और यहाँ पे मैं मास्टर्स के लिए आया था एग्रीकल्चर के लिए, जो कि कंप्लीट हो गया। किस उम्र में करी आपने BSc? भाई मैं जब था 2000 असले कोई नहीं चिल रहा है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत कोई नहीं। साल कद करी भाई बता। भाई मैंने करी थी, मैं 25 साल का हूँ, तो 22 साल के ने मैंने वो कर ली थी। 21-22 साल के, 21 साल के आए 3 साल हो लिए। हाँ 3 साल इंडिया में तने करी BSc। BSc कर दे, कोई गैप लिया था सीधा? गैप तो नहीं था, बट जैसे ना कोविड की वजह से हम वहीं फंस गए थे, वीजा मेरा आ गया था। ठीक है। तो उसके बाद BSc कर दे तने आड़े कौन सा वीजा अप्लाई करा MSc खातर? भाई BSc कर दे ना, मैंने जैसे अपना बाहर आना था, तो मैंने ऑफर लेटर वगैरह अप्लाई करे ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज में, तो मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी। ठीक है। और वो तने किसी एजेंट के थ्रू करे? हाँ एजेंट के थ्रू करा। तने BSc कर दे ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया एजेंट के थ्रू। पर मैं साइड बाय साइड अपनी रिसर्च भी कर रहा था कि भाई मेरे लिए कौन सा, क्योंकि मैं सारी चीजें देख रहा था कि भाई एग्रीकल्चर का स्कोप कहाँ पे है और वेदर वगैरह सारी चीजें देख रहा था, तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया बेस्ट लगा। तो BSc एग्रीकल्चर अच्छी पढ़ाई यार, बहुत वास्ट कोर्स है। आप बहुत सारी चीज़ों में मास्टर्स चूज कर सकते हो। मैं भी करना चाहता था, मैंने जूलॉजी में करी थी BSc। BSc करके एग्रीकल्चर मास्टर्स खातर तने अप्लाई करा ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में आया? भाई यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न क्वींसलैंड है यहाँ ब्रिस्बेन में। इसके 2-3 कैंपस है। जो मेरा कैंपस था वो टूम्बा है, जो ब्रिस्बेन से 1.5-2 घंटे दूर है। और क्या साल की मास्टर्स थी? 2 साल की। 2 साल तने मास्टर्स करी। मास्टर्स करते करते तने साइड में कोई जॉब भी करी? हाँ भाई जॉब करी थी भाई। स्टार्टिंग में आया था तो थोड़े दिन तो मैं जैसे क्वारंटीन करा, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में गया। उसके बाद सबसे पहली जो मैंने जॉब करी थी वो पैकेजिंग की जॉब थी, जो कि एक वेयर हाउस में थी। वहाँ पे कॉर्न पैकेजिंग करते थे जैसे, तो उसके हमें मिलते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि कोविड के बाद यहाँ पे वर्कर्स की जरूरत थी, काम मिल रहा था सारी जगह, तो पे रेट भी थोड़ी ठीक दे देते थे। स्टार्टिंग में मेरे को 25 या 26 डॉलर मिलते थे डॉलर की। हम जब भी बात करें ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और BSc एग्रीकल्चर 4 साल की हो गया ना। 4 साल की करते कोविड वगैरह हो गया, लेकिन फिर ये मास्टर्स में आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, जो क्वींसलैंड स्टेट है। इसमें इसने 2 साल की मास्टर्स 2 साल की मास्टर्स में एडमिशन लिया, साथ साथ इसने नौकरी करी, जिसमें वेयर हाउस में काम करता था। 1 घंटे के 25 से 26 डॉलर मिलते थे। के पैक करा करते थे हम? कौन पैक करेगा? कौन मक्का 25 से 26 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जिसे आप इंडिया की करेंसी में देखोगे तो 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ऑलमोस्ट 60 रुपए होते हैं। तो आप कहते हो इंडिया के 1500 रुपए 1 घंटे के लेता था। कितने घंटे काम करा करता? भाई डिपेंड करता था, कई बार शिफ्ट होती थी 7 घंटे की, कई बार 10 की भी हो जाती थी, कई बार 8 की भी। तो मैंने ज़्यादा दिन तो नहीं करा वहाँ काम, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था थोड़ा वहाँ, क्योंकि यार सारा दिन काम करना ऐसी आदत थी नहीं। तो फिर मैंने थोड़े टाइम बाद मेरे को यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई थी, ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट की। मतलब तो मैं स्टार्टिंग से फिर वहीं जॉब करता था। वहाँ शुरू में घंटे कम मिलते थे, जैसे मेरे को पूरे मतलब महीने के 35 या 40 घंटे मिल गए, कभी हफ्ते में 2 दिन काम। लिमिटेड होता है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इतने घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकते। 35 से 40 आमतौर पर। हाँ जी। बट वहाँ पे रेट अच्छा होता है यूनिवर्सिटी में। जैसे मेरा पे रेट था $38 पर आवर का। $38 1 घंटे के, जो कि अपने इंडिया के 2200 रुपए के करीब हो गए 1 घंटे के इसे मिलते थे। पर स्टूडेंट वीजा पे फिलहाल 24 घंटे आप काम कर सकते हो अपनी मास्टर्स करते करते। बैचलर्स वाले भी कर सकते हैं, उनके लिए भी 24 घंटे, चाहे PhD कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। यहाँ जो ना लाइक सिस्टम चलता है रेंट का भी, पे का भी, वो हफ्ते के हिसाब से चलता है भाई। महीने जैसे अपने इंडिया में या और कंट्रीज का मेरे को नहीं पता, वहाँ महीने के हिसाब से मंथली होता है। हाँ मंथली होता है। न्यूजीलैंड में भी वीकली है, इधर भी वीकली है। तो यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे
भाई की जॉब थी यूनिवर्सिटी में, वो बहुत अच्छी जगह थी, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा किसी और जगह काम कर रहा है, जैसे स्टोर्स में है, कोई पैकेजिंग का काम करता है, जैसे वुलवर्थ है, आपको पता है ना, तो वहाँ पे बच्चों वैसे जो बेस पे है वो भी $22 कुछ सेंट इन्होंने कर दी, उसके नीचे नहीं आप कर सकते लीगल। मिनिमम $22 देने पड़ेंगे घंटे के। तो अगर आप कहीं भी काम करते हो, किसी को 25 भी मिलती है अगर आप कैजुअल काम करते हो, जैसे मान लो किसी ने आपको ना थोड़े दिन के लिए रखा है, ऐसे नहीं कि परमानेंट दे रही, कई लोगों को मिलती अलग अलग क्राइटेरिया, इधर एक होती है परमानेंट फुल टाइम, एक होती है टेम्पररी फुल टाइम, ऐसे करके अलग अलग क्राइटेरिया बना रखे। अगर आप टेम्पररी काम कर रहे हो, कैजुअल काम कर रहे हो, तो आपकी पे रेट ऑलवेज ज्यादा होगी, 32, 33, 35। पर जो लोग फुल टाइम भी यहाँ पे काम कर रहे हैं नौकरी के अलावा, वो भी हफ्ते में सर्टेन आवर से ज्यादा काम नहीं कर सकते ना। कितने वो होता है वैसे 38 से लेके 40-42 होते हैं। वर्क लाइफ काफी अच्छी है, तो अगर आप 5 दिन भी काम कर रहे हो तो दिन के आपके 7-7.5 घंटे ज्यादा रोज के नहीं बनते, आपके वर्किंग आवर्स 8 से कम ही होते हैं। हाँ जी। और वीकेंड्स ऑफ होता है ना। हाँ, ऐसा होता है कि जैसे मैं अभी थोड़ा बताना चाहूंगा अपनी जॉब का, तो जैसे जो मेरी आईटी जिधर मैं काम एक बार इसका खत्म कर लेते हैं अपन। हाँ कोई नहीं। मिनिमम जैसे अपन ने $22 बताई ना हाँ, आपने, 22 तो एक घंटे के $22 आप कमा सकते हो मिनिमम। और अगर आप 34 हफ्ते में कितने घंटे थे? 38 घंटे नहीं, अभी 24 है अभी स्टूडेंट के लिए। 24। हाँ, तो 24 इंटू 38 करना है, एक बार मल्टीप्लाई करके बताना कितने हो गए। वो 38 तो बहुत रेयर को मिलते हैं, पर इसको मिल रहे थे वैसे 22। हाँ 38, 24 इंटू। तो अगर आपकी अच्छी जॉब है, जैसे ये टीचिंग असिस्टेंट था ना, हाँ रिसर्च असिस्टेंट, तो कितने थे? 912 $900 आप एक हफ्ते के कमा सकते हो। और जो बेस पे है वो कितनी थी? 22 इंटू करना, 22 इंटू 24 500 400। हाँ, तो आप एटलीस्ट $528 कमा सकते हो एक हफ्ते के, अगर आप बेस पे भी काम कर रहे हो, मतलब कुछ भी पैकेजिंग का काम, किसी स्टोर पे काम, इस तरह के काम में भी $500 जो कि अपने इंडिया के $30,000 बन गए, आप एटलीस्ट एक वीक के कमाओगे। पर यूं मत सोचना कि भी महीने के 1,20,000 हो गए तो चैन से जिंदगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया की। और अखिल के लिए हम बता दूं, बहुत मतलब इंटेलिजेंट लड़का है, BSc एग्रीकल्चर करके आया, फिर इसने मास्टर्स किस में करी? मास्टर्स भी मैंने एग्रीकल्चर में करी। जो मेरी स्टडी थी ना मास्टर्स की, वो विद रिसर्च थी, तो हम पे ऑप्शन होता है रिसर्च के साथ करनी है या विदाउट रिसर्च। ठीक है। तो रिसर्च का हमें ये फायदा हो जाता है कि भाई थोड़ा जैसे आगे जॉब वगैरह करनी है ना, तो अच्छी रेफरेंस हो जाती है, प्रोफाइल अच्छी बन जाती है। हाँ ठीक है। हाँ जी। पर ये हफ्ते के $900 कमा रहा था, $900 क्योंकि इसकी रिसर्च असिस्टेंट की जॉब थी। मास्टर्स करते करते $900 बन गए अपने इंडिया के ₹54,000 एक हफ्ते के, और महीने के बन गए $2,10,000, महीने के बन गए $2,16,000, जो कि काफ़ी अच्छी अर्निंग है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी हो और आप सेव कर सकते हो थोड़े। तो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। आप लोग सोच रहे हो हरियाणवी में लगे, डोंकी मार के तो नहीं आया ना? ना भाई। लोग सोचते हैं कि भी डंकी मार के आया होगा हरियाणा वाले। इधर नहीं लगती ना, इधर बहुत टफ है। हाँ, क्योंकि बहुत आइसोलेटेड है। अखिल की मास्टर्स हो चुकी है और अभी ये टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा पे, जिसमें हफ्ते में कितने घंटे काम कर सकता है? हफ्ते में 40 घंटे तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो जाता है, बट जो अगर अच्छे तरीके से काम करे ना अभी लिमिटेड आवर्स के लिए, तो मतलब 40 ही लगते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा करना है तो कई कई बंदे 70 घंटे भी करते हैं, 60 घंटे भी करते हैं, वो डिपेंड करता है। पर वो लीगल है करना? लीगल देखो, एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग टैक्स तो ठीक है, बट जो उनको दिख रहा है कि भाई ये एक्सीड ही कर रहा है हर बारी, तो आ जाता है कई बार ATO से कंप्लेन आ जाती है, भाई हमें प्रोवाइड करो कि तुम क्या काम कर रहे हो, कितने घंटे काम कर रहे हो। ठीक है। अखिल के साथ मेरी बहुत कैजुअल कन्वर्सेशंस होती थी हरियाणवी में सारा टाइम, एकदम हम कैमरा बैठ गए तो थोड़ा फॉर्मल हो रहा था, इसलिए बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए हम बीच बीच में मैं हरियाणवी स्विच कर रहा था ताकि ये कंफर्टेबल हो सके। अब आते हैं भाई नवजोत भाई पे। नवजोत भाई, क्या पढ़ाई करी थी इंडिया में, फिर यहाँ के मास्टर्स क्या करी, कितने पैसे कमा रहे थे? ठीक है, मैंने BCA करी थी और मैं 2019 में आया था। ठीक है, 3 साल की थी BCA इंडिया में? हाँ, ठीक है। वो करके सीधा आगे? सीधा नहीं आया मैं, ऐसा था कि मैं पहले ना कनाडा के लिए ट्राई कर रहा था। मैं जनरली बताऊं लोगों को कि यार पहले ना इधर के ऑस्ट्रेलिया में कोई कंटेंट इतना था नहीं, तो कनाडा बहुत फेमस था, लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे, हमको पता था कनाडा जाना है। तो जिस यूनी में मैं अप्लाई कर रहा था IT के लिए, उसमें ना 6.5 ईच चाहिए थे, मतलब सब में आइल्स में 6.5 बैंड से ऊपर चाहिए थे, और मेरे सब में नहीं आ रहे थे। ठीक है, मेरे अटक जा रहा था, किसी में शेयर रह जा रहे थे ऐसे। तो फिर मैं बैठ गया था खाली, तो फिर मेरे किसी भाई ने सजेस्ट किया कि आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहाँ इतने बैंड में आपका हो जाएगा, और IT जिस यूनी में जाना चाहते हो वहाँ हो जाएगा। तो फिर जिस यूनी में मैं आया था, तो उसका नाम था चार्ल्स स्टड यूनिवर्सिटी, और वो पड़ती है पोर्ट मुकरी में, एक छोटा सा टाउन है। कौन सी स्टेट में? न्यू साउथ वेल्स में। न्यू साउथ वेल्स में, जिधर न्यू साउथ वेल्स में सिडनी भी है ना? हाँ, NSW कैपिटल सिडनी है, उसी स्टेट में। हाँ जी। तो मैं रीजनल एरिया में आया था, तो वहाँ पे जो मैंने पहली जॉब करी थी वो थी मतलब एज अ डिश वॉशर। ठीक है, मैं बर्तन धोता था उधर। तो उन्होंने मेरी जॉब स्टार्ट करी थी $14 से। अच्छा। 1 घंटे के। ठीक है, तो उसमें ये था कि पहले तो उन्होंने मेरे को पे नहीं किया, और जो वो बहुत छोटा टाउन था, वहाँ जॉब वगैरह इतनी थी नहीं, तो उन्होंने मेरे को बस इतना बोला था कि हम आपको खाना देंगे। अच्छा। तो क्योंकि मेरे पास कोई स्किल थी नहीं कि जो मैं इधर कहीं जॉब ढूंढ लेता, और जॉब ढूंढनी वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आप छोटे शहर में आते हो। तो आप फ्री में क्यों कर रहे थे कि आप ये स्किल सीख रहे हो? स्किल
एटलीस्ट बर्तन धोने क्योंकि उनको ये था कि जो एक हफ्ता काम कर, मेरे को रोटी मिल रही थी भाई। ठीक है, क्योंकि जितने मैं इंडिया से पैसे लेके आया था 1200-1500 के डॉलर के ठीक समथिंग, है। तो वो धीरे धीरे खर्चे जा रहे थे। मतलब सिर्फ लाख रुपए लेके आप इंडिया से आ गए थे, लाख से भी कम, और ऑस्ट्रेलिया में आप मास्टर्स कर रहे थे ऑलरेडी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मेरा एजुकेशन लोन था तो मेरी फीस तो चलो आ ही रही थी, मेरे को उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने रोटी खाने से मतलब रोटी मिलने से चालू किया, जैसे कि रोटी मिल रही मेरे को, मैंने 3 दिन काम किया, फिर उन्होंने मेरी पे स्टार्ट कर दी $14 से। तो मेरे वो 20 घंटे होते थे, क्योंकि मैं ना पढ़ने में ठीक था, मेरे को शुरू से था कि भाई मैं अगर आईटी करने जा रहा हूँ तो मैं करूंगा। पर बीच में सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए, मैं उसका भी कहानी बताऊंगा, मेरे को यूनी से निकाल दिया गया, इसकी भी कहानी बताऊंगा। ठीक है, तो $14 वाला वो जैसे जैसे मैं स्किल सीखता गया, उन्होंने जैसे मैं शेफ बन गया धीरे धीरे, तो मेरी पे बढ़ते बढ़ते मेरी $23 तक आ गई थी। ठीक है, तो बीच में कोविड आया, कोविड में ऐसा सीन था कि उन्होंने स्टडीज कर दी सारी ऑनलाइन। ठीक है, तो उसमें ये होता था कि जा नहीं रहे थे, काम कर रहे थे, फुल वर्किंग राइट थे, तो पेल रहे थे भाई रेस्टोरेंट में काम, बढ़िया पैसे बन रहे थे। तो उसके चक्कर में पढ़ाई को हमने साइड में रख दिया। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और इधर ये भी सीन होता है कि अगर आप चीटिंग करते हो, यानी कि अगर जो असाइनमेंट आप करते हो, इधर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का ना अलग अलग सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि आपके 100 नंबर है वो सीधे एग्जाम ही होंगे। इधर आपके असाइनमेंट के 50 जुड़ेंगे, 50 आपके एग्जाम के जुड़ेंगे, जो रिटर्न एग्जाम होगा। आपको असाइनमेंट में भी पास होना है और उसमें भी पास होना है, ऐसा नहीं कि खाली एक में पास हो गया दूसरा हो गया। तो मेरे असाइनमेंट में आ गया प्लेजरिज्म। ठीक है, कई लोग प्लेगरिज्म बोलते हैं, कई लोग प्लेजरिज्म बोलते हैं, मतलब कॉपी करना, कॉपी, हाँ, इंटरनेट से। तो उसमें ये होता है कि 2 वार्निंग के बाद तीसरी बार में आपकी सीओई कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, तो मेरे जो इधर हर एक मॉड्यूल में आपके 3 कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज को यानी कि सब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा, तो मेरे तीनों में एक एक में आ गया। अच्छा, तो फिर जैसे इंडिया में अपन करते हैं गर्लफ्रेंड से बनवा ली असाइनमेंट, यहाँ भी ऐसा करते नहीं हो? होता, ऐसा नहीं कर सकते आप। इधर आप कुछ भी, अगर आपका किसी आपके बैचमेट के साथ भी मैच हो रहा है ना, तो आपको वो एक्सक्लूड कर देंगे, उसमें नहीं। पर आपकी गर्लफ्रेंड मान लो आपके कोर्स में नहीं है, आप मुझे बोल लो बना दे यार, ऐसे करते हैं बच्चे? बना देती हैं लड़कियां? सपोर्टिव है यहाँ की गर्लफ्रेंड्स? करती हैं भाई। अच्छा, बहुत सपोर्टिव है। ठीक है, फिर अच्छी बात है। ठीक है, पर वो यही कि आपकी गर्लफ्रेंड भी कहीं इंटरनेट से ना छाप रही हो ना, उसका भी दिमाग उतना होना चाहिए। ठीक है, तो वो मेरे साथ सीन हुआ। तो फिर मेरे को तब मैं ऐसा था कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट भी बना रहा था, तो यूट्यूब को मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, पढ़ाई मैंने करी नहीं। सीधी सी बात ये है। और मेरी फीस इंडिया से आ रही थी, तो मेरे को ये भी था कोई चक्कर ही नहीं है कि एजुकेशन लोन है। तो ओवरऑल जो मेरी 2 साल की डिग्री थी भाई, वो मैंने 3.5 साल में कंप्लीट करी है, और $40,000 42,000 घर वालों का खराब करने के बाद। अच्छा, और यहाँ बाद आपने कोई लोन लिया था? यहाँ पे आके फिर नहीं मैंने लिया, इंडिया में लिया था, वो मैंने रीपे कर रहा। और आप बाद में जब मास्टर्स कर रहे थे, जो 3.5 साल में आपने पूरी करी, उस टाइम आप जो पार्ट टाइम नौकरियां करते थे, जैसे पहले तो बर्तन साफ करनी, बाद में आपने कोई अच्छी नौकरी भी करी? हाँ, डिग्री कंप्लीट होने वाली थी, तो फिर मैंने एक इंटर्नशिप चालू करी थी एक आईटी कंपनी में। तो इधर ये होता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है। कहीं पे जाके आप किसी से बात करो कि मैं फ्री में कर लूंगा काम, तो मेरी 3 महीने की इंटर्नशिप थी, फिर वहीं पे मेरी जॉब चालू हो गई थी। समझ गया। ठीक है, तो वहाँ पे जो वो मेरी कैजुअली चालू हुई थी, ऐसे मतलब उन्होंने परमानेंट फुल टाइम नहीं किया था मेरे को। तो वहाँ पे जैसे भाई को 38 मिलते तो मेरे को $33 से चालू किया था उन्होंने। सही है। तो फिर धीरे धीरे जो मेरे को एक्सपीरियंस होता गया, तो फिर मैंने काउंसिल में जॉब अप्लाई करी। इधर काउंसिल होती है, ब्रिस्बेन काउंसिल अलग अलग। तो अभी मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ। ठीक है, तो अभी मेरी जो इधर पैकेज के हिसाब से होता है, अगर आपको फुल टाइम जॉब लगती है तो अभी मेरा $90,000 का पैकेज है। $90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का पैकेज है भाई का। इंडिया के 54 लाख। हम लोग इसको 60 से कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि थोड़ा कम ही रहता है। कम ही रहता है, खर्चे 60 से कर लो, इनकम कम से करो हमेशा। हाँ, उस हिसाब से। तो इसे आप 50 मानो ना इंडिया के। 50 मतलब 50 लाख। हाँ, 50 लाख इंडिया के। इंडिया से भाई ने करी BCA में बैचलर्स, ऑस्ट्रेलिया के भाई ने मास्टर्स करी किस चीज़ में? IT में। मास्टर्स इन IT। और उसके बाद अब भाई कर रहा है एक फुल टाइम जॉब। अब भाई का पैकेज है यहाँ पे $90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ईयरली, जो कि साल के 50 लाख रुपए बनते हैं अपने इंडिया के, यानी कि 4 लाख रुपए से थोड़ा ज़्यादा। खर्चे की बात अपन बाद में कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंडिया से आए यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए, टोटल आपका खर्चा कितना हुआ? कि भी अगर आपने किसी एजेंट को दियो, फ्लाइट्स के, और शुरू में सारा खर्चा कितना हुआ? एवरीथिंग सब मिला के। मेरी फीस थी भाई $42,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, जो मेरे को बैंक पे कर रहा था, पर आपको पहली फीस खुद से पे करनी होती है। ठीक है, जो मेरी थी 8 लाख कुछ रुपए इंडिया के। ठीक है, मतलब $8.25 लाख के समथिंग थी, जो मैं इंडिया से पे करके आया था। ठीक है, $1,500 में लेके आया था, मतलब आई थिंक $1,400 कुछ डॉलर थे मेरे पास। ठीक है, यानी कि 70,000 रुपए। 70 वो मान लो। तो जिद्दां मैं यूपी तो, ठीक है, मैं क्लियर था उधर ना बहुत सारे पंजाबी आ। ठीक है, तो बहुत सारे पंजाबी ਏਜੰਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੈਮ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, यूपी और उत्तराखंड साथ में। तो ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ। अच्छा, मतलब दिक्कत हो चाहे ना हो, एजेंट कमी निकाल देगा, बना देता है। ठीक है, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ $1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਰ ਬਣਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੀਗਾ ਕਿ $1.5 ਲੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀਗਾ ਕਿ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀ ਲੋ ਆਉਂਦੀ ਆ हाँ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਤੀ ਹੈ जैसे 9 से लेके 12% के समथिंग। ठीक है ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਏਜੰਟ ਖਰਾਬ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ठीक है ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸਿੱਧੇ, ਔਰ ਫਲਾਈਟ ਮੈਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਾ ਲਈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਤੇ मैं शॉपिंग ज़्यादा नहीं करी थी भाई, मतलब ठीक ठाक ही करी थी। तो मेरे अराउंड 30-32 हज़ार रुपये का सारा सामान आया था। ठीक है। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा इधर इंक्लूड करना चाहूँगा, काफ़ी बच्चे ना हमारी मम्मियाँ भर देती हैं हर सामान, जैसे कुकर भी भर दिया, सारा कुछ भरता। तो मैं ये बच्चों को कहना चाहूँगा भाई यहाँ सब मिल जाता है, सब मिल जाता भर के मत लाओ। तो सब मिलता है। मेरे मम्मी ने भी सारा कुछ भरता, वो वेट मतलब मैं सारा कुछ ही खरीद लिया ਸੀਗਾ। तो ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ 40,000 ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। 1.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਤੇ 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਮੰਨੋ, ਤੇ 9 ਲੱਖ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਫੀਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 11,000 11 ਲੱਖ 11 लाख ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ 1,70,000 ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ एक साइड ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਾ। अच्छा इंस्टेंट ऑन द स्पॉट। ਹਾਂ ਔਰ गलती मेरी सीगी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जनरल ਦੱਸਾਂ, अगर मैं खुद करदा ना, क्योंकि उदों आप हड़बड़ी में होते हो, तो मे बी सस्ती होती जो एजेंट ने कहता अहीं पे करता। और जब आपका वीज़ा आया होता ना, आप इतने खुश होते हैं, आपको मतलब ही नहीं। और हमारे इंडिया में ये भी है ना भाई कि जब हमारे कुछ भी थोड़े बहुत भी डॉक्यूमेंट ऐसे वैसे होते हैं, और हमारे पेरेंट्स भी ये कहते हैं, खासकर पंजाबियों ने ये होंदा, साडे तो उत्थे ये होंदा कि ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, 25 ਲੱਖ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਲੋਕੀ 15 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये बहुत गलत चीज़ है, खुद रिसर्च नहीं करते लोग। तो जो मेरी भी गलती थी, फिर इधर आके वही मैंने गाइड करना चालू किया लोगों को कि भाई ऐसे नहीं होता, सही तरीके नाल चलो, एजेंट्स पे ज़्यादा भी भरोसा मत करो, खुद की भी रिसर्च होनी चाहिए। वो सीन सीगा। तो मतलब अगर आप टोटल कैलकुलेट करिए, अगर मेरी टिकट वगैरह भी, तो जो मैं पैसे भी लेके आया, अराउंड 14 लाख की समथिंग खर्चा लग गया। ठीक है, 14 लाख रुपए दे के आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, मास्टर्स में एडमिशन लिया, जिसमें एजेंट की फीस भी आ गई, वीज़ा खर्चा भी आ गया, और पहले सेमेस्टर की फीस भी आ गई। सारा खर्चा 14 लाख रुपए लगे नवजोत भाई के इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने तक के। अखिल भाई कितना खर्चा करके आया? मेरा केस ना बिल्कुल क्लियर है, जो कि मिनिमम टू मिनिमम खर्चा है। ठीक है, तो मैंने रिसर्च वगैरह प्रॉपर कर रखी थी यहाँ आने वास्ता। तो मैंने आइल्स पीटी देखा ना, मैं किसी लोकल एजेंट पे नहीं गया, मेरे को पता था आईडीपी वाले हैं जो उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ सीधा लिंक अप है, बढ़िया आईडीपी वाले। हाँ, आईडीपी वाले गए। तो फिर मैं वहाँ गया, मैडम ने मेरे से गाइड करा, भाई मैं हम डॉक्यूमेंट तेरे ओरिजिनल सारे जो भी है, हमें फंड वगैरह सारे ओरिजिनल चाहिए, तेरा वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि मेरी प्रोफाइल अच्छी थी, नंबर भी अच्छे थे, पीटी वगैरह में मतलब अच्छे बैंड आ रखे थे। तो मैं गया, भाई मेरी यूनिवर्सिटी की जो फीस थी 75,200 कुछ डॉलर थी, तो मेरे को 25% स्कॉलरशिप मिल गई, तो 54,600 कुछ होगी। ठीक है, सारे रट रहे तू भी नंबर 54,600 ये याद थी ना, क्योंकि फीस थी ये, तो 25% स्कॉलरशिप के बाद। तो फिर हम मेरे जैसे फंड वगैरह दिखाने होते हैं 20-22 लाख रुपए, वो 3 महीने पुराने होते हैं। तो भाई फंड में थोड़ी सी हुई कि भाई इतने महीने इतने पुराने तो नहीं थे, बट फिर हमारा जैसे बिजनेस क्या है, हमारी शॉप है जैसे एग्रीकल्चर उसकी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की, तो ITR वगैरह भरा ना, तो उसकी ITR दिखा दी 3 मतलब साल पुरानी। तो मेरा उसने कहा अभी तेरा फंड वाला चल जाएगा, तो मेरे फंड हो गया था, मतलब सारी चीज़ें फाइल लग गई थी। तो मेरा खर्चा आया था, मेरी 8 लाख रुपए फीस थी फर्स्ट सेमेस्टर की, उससे ऊपर मेरा 70,000 का होया था इंश्योरेंस। ठीक, और उससे ऊपर एजेंट ने 1 रुपया नहीं लिया मेरा, और 35,000 लगे। एजेंट ने क्या हमारे नहीं लिया भाई, वो एज अ लाइक सरकारी एजेंट टाइप थे। अच्छा, हाँ, वो फीस नहीं लेते फाइल लगाने की, उनको कमीशन आती है, जैसे एडमिशन करा दिया उसमें से कमीशन आ जाएगी। समझ गया। तो मेरे 8 लाख तो जो कि फीस थी, उसके ऊपर 70,000 थे जो कि मेरा इंश्योरेंस था यहाँ पे, कि हमें कुछ भी हो जाए 2 साल का इंश्योरेंस होता है। उसके बाद भाई मेरे 35,000 एम्बेसी फीस लगी थी, बस दैट्स इट। अच्छा, टोटल क्या हो गए? 9 लाख रुपए भाई के लगे इंडिया में BSc करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स करने के। वो जो एजेंट होया करे जो कर, उनने इनकी कमीशन यूनिवर्सिटी थे यूनिवर्सिटी चक्कर पता है क्या, ये जो सीन है ना ज़्यादा पैसे लेने वाला, ये पंजाबी एजेंटों ने चालू कर रखा है। सीधी सी बात है, इधर ना कुछ एजेंसीज हैं, पता नहीं नाम बता सकते कि नहीं बता सकते, ठीक है, वो ना जैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब इन्हीं की है एक हिसाब से, ठीक है। तो वो खाली यूनी से कमीशन ही लेती है, बच्चे से कुछ नहीं लेती है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैं एजुकेशन लोन लेके आएगा ना, अगर उस टाइम 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਯੂਨੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਲੋਨ। ठीक, समझ गया।
तो भाई के लगे 9 लाख, इस भाई नवजोत भाई के लगे 14 लाख, अखिल भाई के लगे 9 लाख इंडिया से खर्चा करके ऑस्ट्रेलिया गए। मतलब 9 लाख तो मेरे एजुकेशन पे लगे, अपने ऊपर होता है शॉपिंग का भाई कितना मतलब करना है। टिकट वगैरह के कितने लगे? टिकट भाई फिर भी मेरी कोविड के बाद महंगी टिकट हो रही थी, तो बट मैंने अपने आप टिकट बुक करी थी, तो मेरी 1,20,000 रुपए की टिकट हुई थी एक साइड की, एक साइड की, क्योंकि आना ही था हमने तो। ठीक वो खड़े पर पैर इसके लिए भाई सबसे जरूरी है यार अपनी रिसर्च करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। ये नहीं है कि भाई एजेंट पे, कई बच्चे हैं हमारी साइड भी है भाई जाते हैं हमें बाहर भेज दो। जे तेरे टिकट टारगेट के भी जोड़ ला 9 लाख वे हो गए, और तेरे शॉपिंग शॉपिंग सबकी मैं जोड़ 10-11 लाख के अराउंड इसका खर्चा है, 14 लाख है नवजोत भाई का खर्चा। नवजोत भाई ने मेरी फीस ज्यादा थी, 8 लाख रुपए थी। इसकी नवजोत की भी तो सेम ही थी, मेरी भी 8 थी, इसकी भी 8 थी। तो अब ऑस्ट्रेलिया आए बाद वो जो पैसे घर से लिए थे आप दोनों ने, क्या वो पैसे घर पे वापस चुका चुके हो या फिर धीरे धीरे चुकाने लग रहे हो? मेरे तो हो गए हैं वैसे। अच्छा, 14 लाख कमा चुके हैं आए बाद? 14 लाख तो कब के हो गए? कब के हो चुके? कितने साल हो गए आए? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तो 14 लाख तो कमा चुके हैं और घर पे दे चुके। हाँ ठीक है। और अखिल भाई? भाई अखिल भाई थोड़ा यास है तो ना 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 ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो मेरी पढ़ाई थी यार, मैं पढ़ाई में ज़्यादा था, तो मेरे पे कोई घर से कोई प्रेशर नहीं था। घर वाले ने मतलब यही क्या के भेज ज़्यादा मेरे को कि भाई कोर्स चेंज नहीं करना, अपनी स्टडी जिसमें है ना तो अपने प्रॉपर फील्ड रखनी है भाई। हम ये नहीं चाहते तो और जॉब्स करे वहाँ जाके अपना जॉब अपने फील्ड में देखियो। तो मेरे पे कोई इतना प्रेशर भी नहीं था कुछ। मैं भी थोड़ा ये हो गया भाई चल कोई चक्कर नहीं है, फीस वगैरह अपनी जितनी डिग्री भी तूने 2 साल में ही कर ली। नवजोत भाई ने 3.5 लाए। मैंने थोड़े गलत काम किए ना, मैं यूनी से निकाला गया। जो कि कोई भी बच्चा आ रहा है भाई, मैं तो उसको यही सलाह देता हूँ कि अपनी पढ़ाई पूरी तन मन धन से करो, गलत काम में मत पढ़ो। और कई बच्चे ऐसा होता है भाई भटक जाते हैं। जैसे मान लो हम दोनों के साथ यौवन रहता है, अब वो नया है, तो अगर हम उसको कोई भी सलाह दे दे भाई कि तू ये कोर्स ले ले, इसमें पीआर है, लोग यही करते हैं कि भाई इसमें पीआर है, इसमें पीआर है, लोग जंप कर जाते हैं। आप एक डिग्री लेके आए हो, उसको पूरा करो भाई। हर साल इधर पीआर लिस्ट चेंज होती है, पीआर कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगी। कौन से किसी बच्चे को इंडिया से आके यहाँ पे मास्टर्स करनी है, बैचलर्स करनी है, कोई डिप्लोमा करना है, क्या चीजें रिकमेंड करोगे? कौन से कोर्सेज रिकमेंड करोगे जिसमें अच्छा स्कोप है, जिसमें अच्छी नौकरियां लग सके, पैसे कमा सके? देखो सबसे बेटर तो ये है कि आईटी कर लो आप। ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड आईटी में, तो ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट पीआर के लिए ले ली। इसमें अच्छी अगर आपके पास स्किल है भाई। मेरे खुद का दोस्त है एक, ठीक है, मैंने जॉब थोड़ा लेट स्टार्ट करी, सेम जॉब है, सेम सब कुछ है, सेम टाइम हम आए थे। तो वो भाई के पास $1,35,000 का पैकेज है। अच्छा। सेम जॉब है, पर उसके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा मेरे को लगता है कि अगर आप नर्सिंग में आते हो, ठीक है, नर्सेस की काफी अच्छी पे है और पीआर भी बहुत ईजी होती है। ये लोगों का कहना है, होती है पीआर, पर उसमें आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, मेहनत है आपकी, पीआर उसमें भी हो जाती है। एक नर्स बैठी है हमारे साथ, उधर बैठी है, 800 बुक पे है, 800 आवर्स अनपेड। कह रहे कि 800 घंटे अनपेड काम करना होता है, उसके बाद पैसे मिलने स्टार्ट होते हैं। वो इंटर्नशिप है आपको। अच्छा, वो डिग्री इंटर्नशिप है। हाँ, वो डिग्री के टाइम 800 घंटे आपको अनपेड काम करना है एज अ नर्स। हाँ जी। अच्छा। तो बाकी मेरे को तीसरा लगता है कि जैसे भाई ने एग्रीकल्चर करी है, बहुत सारे इधर बच्चे एग्रीकल्चर में आते ही नहीं है, ठीक है, और लोगों को पता नहीं है कि इसमें भी पीआर हो जाती है। तीसरा मेरे को लगता है वो बेटर है। एक तो एग्रीकल्चर अपन लोग यूँ रिलेट करते हैं कि खेती करनी होती है कुछ डिग्री में, वो पढ़ाई है सारी, साइंस है, साइंस है, अच्छी वो डिग्री है, ठीक है। और आईटी में ना बहुत सारी डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है। इधर ना टॉप प्रायोरिटी में रहते हैं बिजनेस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और एक होता है साइबर सिक्योरिटी वाले। ठीक है। इन 3 में आपको ना टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं कि अगर आपने ये डिग्री कर लिया, आपने वर्क कर लिया, तो आपको हो जाती है पीआर। और ऐसा भी है कि जैसे जो मैं कोर्सेज बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि अगर अब बता दिया, अगर आप वीडियो 2-3 साल बाद देख रहे हो उसमें पीआर हो जाएगी, भाई को मतलब ब्लेम करने लग जाना। हर साल इधर लिस्ट चेंज होती है। जैसे पहले ऐसा होता था कि अकाउंटिंग में बहुत लोगों को इन्होंने पीआर दी, अब ऑस्ट्रेलिया में कोई भी आता है उसको इजीली अकाउंटिंग में पीआर नहीं मिलती, एमबीए को पीआर नहीं मिलती है। तो हर साल ना इधर तो हर चीज में यार, कभी प्याज के रेट बढ़ गए, कभी टमाटर के बढ़ गए, यहाँ सेम सीन है। यहाँ एक एसओएल लिस्ट होती है, मतलब उसमें ना हर साल के मतलब टॉप जो कोर्सेज होते हैं ना जिसमें पीआर है, हाँ, तो वो जैसे एसओएल लिस्ट इस साल की चेक कर ली, गूगल पे डाल के इजीली आ जाती है। उसमें कोर्स चेक कर लो भाई, जोन से एटलीस्ट 2-3 साल 5 साल तक वो एमर्जिंग रहती है, उसमें पीआर मिलती है। तो मतलब ये सोच के आओ कि भाई अपना फील्ड वहाँ, जैसे किसी बच्चे ने आर्ट्स करी और वो यहाँ आके कह रहा भाई मैं मेडिकल में एडमिशन लूंगा, तो यार ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लगता है। तो ऐसा होता है जैसे भाई ने बताया ना कि आपने आर्ट्स करी और कोर्स जंप कर लिया, ये भाई सारे बच्चे मतलब पीआर के चक्कर में मोस्टली करते हैं, पर इजी नहीं है कि अगर आप
और मेन बात है यार, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाला आईटी नहीं कर पाएगा, उसके दिमाग पे है ना वो कितना पढ़ने में वो है। नहीं मतलब मेन ये है, जैसे हम फाइल लगाते हैं ना तो वो यार एक चीज तो देखते हैं भाई इसका फील्ड ये है, चलो 12th के बाद कुछ और हो गया। अब बैचलर्स करी थी मैंने बीएससी एग्रीकल्चर के बाद अगर मैं कह देता मैं आईटी करूंगा तो वो कहेंगे कि भाई तू किस वे में आ रहा है, भाई तूने बीएससी बैचलर्स किसी और में कर रखी है और तू यहाँ मास्टर एग्रीकल्चर को छोड़ के आईटी में आ रहा है। वीजा मिलना बहुत टफ रहता है अगर आप चेंज करते हो, पर लोग इधर आके चेंज कर लेते हैं। ये होता है कि इधर आप एक बार वीजा लग गया उसके बाद जाके चेंज कर स्विच कर दिया ना। और ऐसे कॉलेज भी हैं इधर जो काफी मतलब ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਬੈਨ ਕੀਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ, ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ जो लोग इधर चीखते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं हो रही, यहाँ ये नहीं हो रहा, ये जॉब नहीं मिल रही, वो यही लोग हैं जिन्होंने आके पहले कोर्स चेंज कर लिए, डाउनग्रेड कर लिए। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये किया कि अभी उन्होंने रूल चेंज कर दिया कि आप अगर मास्टर्स करने आए तो मास्टर्स में ही रहो, आप डाउनग्रेड करोगे तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। एक सिंपल सा लाइक वे है, जैसे हम स्टडी कर रहे कोई भी, ठीक है, अपनी स्टडी प्रॉपर करी ना, जैसे मैं मास्टर्स में आया, ठीक है, उसके बेनिफिट हमें मतलब साथ के साथ तो नहीं दिखते, लेकिन लॉन्ग टर्म देखे ना तो बहुत बेनिफिट है इस चीज़ के। बच्चा सोचता है कि भी बाहर आ गया मैं, मास्टर्स में पढ़ाई मुश्किल होने लग रही है, लेकिन मैं कुछ घंटे ऊबर चला रहा हूँ, ऊबर में मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ, जो मैं कोई अच्छी जॉब भी कर रहा हूँ, चाहे मैं टीचिंग असिस्टेंट रिसर्च असिस्टेंट की जॉब कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा पैसे क्या बता आप ऊबर में कमा रहे हो, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि छोड़ो मैं ट्रक चलाता हूँ, मैं ऊबर चलाता हूँ, मास्टर्स क्या करेंगे। लेकिन उसके फायदे उस टाइम नहीं दिखते, जब मास्टर्स आपकी पूरी हो जाती है तब आपको उसके फायदे दिखते हैं ना। जैसे हम लोग कल गाड़ी में बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था साउथ इंडियंस का, जो मैंने अपनी दोस्त की बात बताई वो साउथ इंडियन ही है। तो हमारी जो नॉर्थ वाली जनता है ना, स्पेशली अपने ਜਿਹੜੇ यूपी ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਮਨੀ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ स्किल नहीं लेनी यूनी तो सीधी जी गल ये होती है। तो वो जो मैं अपने दोस्त की बात बता रहा था भाई, उसने ना स्टार्टिंग में मिनिमलिस्ट सी जॉब करी, ठीक ठाक सी, उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, उसने पढ़ाई पे ध्यान दिया, उसने भाई प्रोग्रामिंग सीख ली उतने टाइम में, तो उसको लैंग्वेजेस भी काफ़ी आती हैं, मतलब वो हिंदी अंग्रेजी पंजाबी वाली नहीं, वो सी जावा प्लस पाइथन वगैरह। तो जब उसने जॉब स्टार्ट करी थी ना भाई, जैसे अगर मान लो मैंने जॉब स्टार्ट करी थी, मेरे को $65,000 की जॉब स्टार्ट हुई थी, उस बंदे की ही जॉब 90,000 स्टार्ट हुई थी जो मेरी अब है, और अब वो बैठा है 1,35,000 पे। तो आप कितना डिफरेंस देख सकते हो, अराउंड $40,000-45,000 का डिफरेंस है, क्योंकि उसने स्किल सीखी है, उसने स्किल सीखी उन 2 सालों में, और उसने मेरे से डिग्री भी पहले कंप्लीट कर ली। भाई स्टडी से रिलेटेड आ रहे हैं तो स्टडी कंप्लीट करो, तो उसका लॉन्ग टर्म फायदा, भटको मत है ना, स्टडी पूरी होने बाद भटक लो, चाहे फिर भी आपके पास टाइम ज्यादा है, टाइम है भाई थोड़ा अपने हिसाब से ना भाई, चलो ठीक है, टीआर 3 साल की तो मिनिमम है, मास्टर कंप्लीट करके मास्टर्स कर ली तो आपके पास 3 साल है, टेम्परेरी रेजिडेंट हो आप, फुल रेजिडेंट बनने से पहले, जिसमें आपके पास वर्किंग राइट्स होंगे सारे, लेकिन 3 साल के लिए, बाद में आप फिर पीआर भी ले सकते हो। तो ज़्यादा टाइम का आपको टीआर पीरियड मिल जाता है अगर आपने पढ़ाई करी है मास्टर्स कोई। अब इनकम की बात करते भाई, बहुत लंबी खींच गई अपनी पढ़ाई वाला टॉपिक, लगा के 10-15 लाख रुपए किसी तरह यहाँ पहुँच गए, पढ़ाई कर ली, या अब क्या क्या, जैसे भाई ने अपनी सैलरी बता दी $90,000 ईयरली। अखिल भाई तू अभी फिलहाल क्या काम कर रहा है, कहाँ से अभी पैसे कमाता है, अभी नौकरी शुरू कर दी नहीं करी, कुछ पार्ट टाइम कर रहा है? जैसे मैं यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था रिसर्च असिस्टेंट की, तो वहाँ मेरे को आवरली पे मिलते थे, लेकिन घंटे थोड़े से बढ़ गए थे, ठीक है, हफ्ते के हो गए 24 से 30 घंटे, कभी 30 लगे कभी 24। तो उसके साथ साथ अभी मैं उबर एक्स चला रहा हूँ, जैसे पैसेंजर्स वाली होती है वो, ठीक है। तो अभी मैं जॉब इसलिए देख रहा, मेरे को थोड़ा इंडिया जाना है, काम है थोड़ा, उसके बाद फिर मैं आगे प्रॉपर जॉब देखूंगा। लेकिन अगर मैं जॉब देख रहा हूँ ना, जैसे एग्रोनॉमिस्ट की जॉब देख रहा है, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट की अपने उसमें, तो वो थोड़ी ही ब्रिस्बेन मेन सीबीडी से थोड़ी दूर है रीजनल एरिया में, तो उसके पैकेज बेसिक पैकेज स्टार्ट होते हैं $70,000, अच्छा $75,000, जितना एक्सपीरियंस होएगा, जैसे मेरे पे अच्छा एक्सपीरियंस रेफरेंस हो जाएगी क्योंकि मैंने रिसर्च कर रखी है, तो मतलब 75,000 की तो मिल ही जाएगी। उसके लिए भाई ऐसा नहीं है, इजी भी नहीं है इतना कि भाई जॉब लेना, लेकिन अगर आपके पास जैसे यूनिवर्सिटी में मैंने काम करा, मैंने सीखा, तो मैं इंटरव्यू में बोल सकता हूँ सारी चीजें कि भाई मैंने काम आता है मेरे को, ठीक है। तो मेरे को जो भी मास्टर्स हो कितना टाइम हो गया? मास्टर्स हो मेरा 1 साल हो गया भाई, 1 साल हो गया अखिल को, बस होने वाला है। और अखिल को इंडिया जाना था किसी काम से, बताए या ना बताए किस काम से जाना है? किस काम से जाना है नहीं बताना है, फैमिली फंक्शंस हैं सारे भाई के घर में शादी है किसी की, तो इस काम से भाई को इंडिया में जाना था बहुत टाइम के लिए, तो इसलिए भाई ने अभी नौकरी शुरू नहीं करी, वापस आती ही अपनी एक फुल टाइम नौकरी शुरू करने वाला है, जिसकी ये कह रहा है कि बेस पे $70,000-75,000 है ईयरली, जो कि अपनी इंडिया के लाख में इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करे तो 45 लाख रुपए बनते हैं। अभी ये बेस पे होगी इसकी नौकरी स्टार्ट करती है मास्टर्स करने के बाद, मतलब भारतीय 45 लाख रुपए ऑस्ट्रेलिया में अब कमा सकता है, एलिजिबल हो चुका कोई भी बेसिक नौकरी लगने के बाद।
फायदे भी तो है ना उस चीज़ के, मतलब ये नहीं होता कि भी सारा दिन काम करना है या बर्डन होता है। देखो स्टार्टिंग में पहली जॉब होती है, थोड़ा बहुत तो सिखाते हैं, थोड़ा उसमें जोर लगाना पड़ता है, लेकिन 9 to 5 जॉब है, इसमें कोई वो नहीं है। अपने इंडिया में जैसे होता है भाई चलो काम खींचना है तो 6 बजे तक कर लो, 7 बजे तक कर लो, इतना कोई प्रेशर नहीं है। बहुत वर्क लाइफ अच्छी है। वर्क लाइफ यहाँ पे ना भाई रूल है कि राइट टू डिस्कनेक्ट वाला अब ये लेके आए हैं कि अगर आपको 5 बजे के बाद आपका कोई भी कोलीग या आपका ऑफिस आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता, काम के लिए कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, और ऊबर एक्स में कितनी कमाई हो जाती है अगर आप ऊबर चलाते हो? भाई डिपेंड करता है। जैसे अब स्टार्टिंग में जब मैंने चलानी शुरू कर दी तब अच्छी कमाई थी, क्योंकि यार ड्राइवर्स कम थे लगा लो, या फिर काम भी अब डिवाइडेड हो गया यार। जैसे ऊबर ज़्यादा लोग करने लगे, ज़्यादा लोग करने लग गए, ऊबर ज़्यादा कमीशन लेने लग गया, ठीक है। लेकिन अगर पार्ट टाइम करो ना बंदा तो ऊबर कमीशन कितनी लेती है? 28%? हाँ 28.5 कुछ 28%। पता क्या होता है 30% ही मान लो। हाँ इतनी लेती है, और ड्राइवर्स ज़्यादा हो गए। अब जैसे मतलब पार्ट टाइम कर रहा है जो बंदा उसके लिए ठीक है। अब अगर कोई फुल टाइम जॉब कर रहा है उसमें नो डाउट पैसे ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन अगर हमने लोन अप्लाई करना ठीक है, कल हमने घर लेना पड़ गया भाई, ठीक है, तो लोन ना ऊबर वाले की पे स्लिप वो मानते ही नहीं भाई, लोन मिलते नहीं उस पर, क्योंकि तेरे पे कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, फिक्स नहीं है। तो वो और चक्कर है। दूसरा ये ना भाई, मैं काफ़ी लोगों को इधर जानता हूँ, जैसे मैंने भी थोड़े टाइम के लिए ऊबर करी है, वीकेंड में कभी कभी कर लेता हूँ ना। उसमें ना काफ़ी मैं अपने पंजाबी बंदों को देखता हूँ जो काफ़ी बुजुर्ग है बेचारे ना, वो ऊबर कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ठीक है कि उनके पास कोई स्किल नहीं है। पर अगर कोई नया बंदा आके फुल टाइम ऊबर कर रहा है, उसमें ना भाई अगर जैसे मान लो जो 20 साल से कर रहा है, पहले 20 साल तो हुए नहीं पहली बार, चलो मान लो 4 साल से कर रहा है, ठीक है, तो उस बंदे की भी सेम पैसे कमा रहा है अगर उतने घंटे लगा रहा है। जो बंदा आज स्टार्ट करेगा वो भी कर रहा है। पर अगर आप कोई जॉब ढूंढ लेते हो ना तो टाइम के साथ आप ग्रो करते हो और आपको स्किल भी आती है। ठीक है, आप मतलब पढ़ाई करते ही या फिर पढ़ाई आपकी कंप्लीट होगी, आप सोच रहे हो कि मैं फुल टाइम जॉब ढूंढूं, उससे ज़्यादा हो सकता है आप ऊबर चला के कमा लो, ऐसा देश है, ट्रक चला के कमा लो आप, लेकिन आपकी उसमें प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं होने लग रही। इनकम आपकी 5 साल बाद भी ऊबर से आप उतने ही पैसे कमाओगे, क्या पता कम कमाओ, ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाए। लेकिन अगर आप कोई फुल टाइम स्किल्ड जॉब कर रहे हो, अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, तो आपकी इनकम भी उसके साथ साथ बढ़ती जाएगी साल भर साल। जैसे अखिल ने बताया ना लोन वाली बात, भाई आपको घर लेने के लिए भी ऊबर वगैरह की जॉब को मानते नहीं है। इवन घर अगर आपको रेंट पे भी लेना है तब भी दिक्कत है, और अगर आपने घर आप खरीदना है, पैसे ज्यादा कमा रहे हो लेकिन आप घर लेने के लिए लोन नहीं ले सकते क्योंकि आप ऊबर चला रहे हो, कोई आपके पास फुल टाइम जॉब नहीं है, है ना? मतलब उसकी कोई फिक्स नहीं है ना कितने पे कमाओगे, कल को बंद हो गया ऊबर। लेकिन आमतौर पे अभी तक आप लोगों ने जितनी ऊबर चलाई है कितने पैसे कमाए हैं, या कितने कमा लेते हो किसी अच्छे दिन पे जिस दिन काम ज्यादा और किसी दिन जिस दिन काम कम हो? देखो अगर आप 8 से लेके 12 घंटे भी लगाते हो तो बिजी टाइम में आपके $500 भी बन जाते हैं एक दिन तो में। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ऊबर चला के एक दिन की कमाई कर लेते हो आप $500 जो कि अपने भारतीय रुपए बनते हैं 30,000 रुपए एक दिन के ऊबर चला के ऑस्ट्रेलिया में। तो उसमें ये कि जैसे खर्चे भी काफ़ी हैं। अगर मान लो आपने $500 कमाए तो आपके अराउंड $40-50 का पेट्रोल लग सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी चला रहे हो। इधर हाइब्रिड यूज़ करते लोग, ठीक है, और आपको ऊबर चलाने के लिए या तो आप गाड़ी रेंट करोगे या आप खरीदोगे। ऐसा नहीं कि आप गंदी गाड़ी चला रहे हो उस पे, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, गाड़ी का खर्चा, तेल का खर्चा, फिर आपको इंश्योरेंस आपकी थोड़ी महंगी होती है, गाड़ी की इंश्योरेंस जो होती है अगर आप ऊबर पे चलाते हो। फिर आपकी रेजो महंगी होती है, रेजो इधर होती है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है आपको रोड पे चलाने के लिए RCO है अपने इंडिया में। तो उस तरीके से आपके अगर मान लो आपने 500 कमाए बाहर खाना पीना खा के भी, मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स आप $120 मतलब $120 आपने खर्चा कर दिया, मैक्स मान लो भाई आप। तो अगर आपने 500 कमाया तो आपके 380 सेव होते हैं। 380 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फिर भी दिन के 20-25 हज़ार रुपए सेव कर लेते हो, 20-22 हज़ार रुपए रोज के, 20,000 मान लो। हाँ, वो वीकेंड पे देखो मैं बताता हूँ, आपके किसी दिन 300 भी रह जाएंगे और वीकेंड पे आपके 700 भी हो जाएंगे। 700 भी हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि भी आप कैश में सवारी लेके ऊबर नहीं चला रहे तो ज़्यादा भी किसी ने पे कर दिए। कैश नहीं यूज कर सकते ऐसे। अच्छा, अगर आप ऊबर में हो तो प्लेटफॉर्म ठीक है, ठीक है। और ऊबर आमतौर पे लेता है वही 28-30% कमीशन। ये ऊबर की कमीशन काटने के बाद के रेट है कि आप इतने कमा सकते हो। मान लो $100 की राइड है तो उसमें से $28-29 लेता है ऊबर जो प्लेटफॉर्म है, और बाकी बचे हुए जो भी पैसे है वो जाते हैं ड्राइवर के पास $70-72। उसमें हम लोगों को GST भी पे करनी पड़ती है 10%, ठीक है, जो टैक्स के टाइम होता है। ठीक है। 25,000 इंडिया के रुपए आप एक दिन में ऊबर चला के कमा सकते हो। किस दिन काम कम हो, वीकडेज की बात करें तो 15-16 हज़ार रुपये आप उस दिन भी कमा सकते हो। महीने की कमाई की बात करें तो एक महीने में 6 से 7 लाख इंडियन रुपीज़ आप ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ऊबर चला के कमा सकते हो, खर्चे निकालने के बाद। यानी कि ऊबर का कमीशन गया और आपके जो डेली एक्सपेंसेस थे वो गए, बाद में टैक्सेस वगैरह तो बचते हैं, वो अलग हो गया। उसमें आवर्स काफी देने पड़ते हैं, काफी 12 घंटे। इसमें आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आप कोई स्किल नहीं सीख रहे, आप फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे, आप लोन नहीं ले पाओगे, घर नहीं ले पाओगे, वो सब चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही है, पर आप इतने पैसे इससे कमाने लग रहे हो। फिर भी इससे बेहतर है कि आप इससे चाहे 1-2 लाख रुपए कम कमा लो, आप एक फुल टाइम जॉब कर लो, साथ साथ स्किल सीखो। तो ठीक है, पार्ट टाइम करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि भी अब आप फुली इन्वेस्टेड हो, आप एक फुल टाइम जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, वीकेंड पे 2-4 घंटे आपने ऊबर चला ली, आपकी एक साइड इनकम और होगी, थोड़े
और पैसे जुड़ गए। आप मास्टर्स कर रहे हो, थोड़ी ऊबर चला ली, पैसे जोड़ लिए, उस चीज़ के लिए अच्छा है। लेकिन मेरी राय भी यही आप लोगों की तरह है कि भी फुल टाइम अपने आप को इसमें इन्वेस्ट ना करो, स्पेशली अगर आप यंग हो, आप कोई स्किल सीख सकते हो, आप कोई नौकरी कर सकते हो अच्छी, या फिर अप्लाई कर सकते हो किसी अच्छी चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए या कोई भी स्किल सीखने के लिए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बहुत बड़ा देश है, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लॉजिस्टिक्स भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं इधर से उधर। जैसे इनकी एक सिटी है पर्थ, जो कि मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे आइसोलेटेड बिग सिटी है, वो बिल्कुल ही दूर पड़ती है, इधर से कई हज़ारों किलोमीटर दूर है। बहुत फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया का 6th लार्जेस्ट कंट्री है, 77 लाख स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है। तो सामान ले जाने के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए यहाँ पे ट्रक्स भी काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं कि भी हाईवे पे इस शहर से उस शहर लेके जाना है सामान, जो कि मेरे ख्याल से 2000 किलोमीटर दूर हो। तो ट्रक्स में भी यहाँ पे कमाई है, ट्रक चलाने में ऑस्ट्रेलिया में कितनी कमाई है? हाँ काफ़ी है। मेरा एक भाई ट्रक चलाता है, तो हमने ना यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी लोगों ने देखी। ट्रक का स्पेशली साढ़े पंजाबी जनता बहुत देख दिया ना। हाँ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ कि उनको ना विच पंजाबी होगी सॉरी, उसमें ये होता है कि आपको ना सेंट्स मिलते हैं अगर आप इंटरस्टेट चलाते हो। ठीक है। अगर आप लोकल चलाते हो फिर आपको आवरली रेट होता है। ठीक है। अगर आप इंटरस्टेट चलाते हो, जैसे मेरा वो भाई रहता है एडिलेड में, तो उसके चक्कर लगते हैं सिडनी के, मेलबर्न के, ठीक है, तो उनको 50 सेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से भी होता है, और सामान कौन सा लेके जा रहे हो, कई बार होता है डेंजरस गुड भी होता है, उसके हिसाब से भी आपको देखना होता है। तो उसको पहले 50 सेंट मिलते थे, तो अभी धीरे धीरे बढ़ते हुए उसके 85 सेंट से 1 किलोमीटर के, हाँ 1 किलोमीटर के 85 सेंट। तो वो जितने किलोमीटर भी करेगा, अगर मान लो उसने एक दिन में 1000 किलोमीटर कर लिया, ठीक है, तो आप 85 सेंट काउंट कर सकते हो। तो ठीक है, $850 हो गए। मैं बता रहा इसमें, जैसे ट्रक भी ना यहाँ काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे HR ट्रक हो गया छोटा, उससे MC हो गया, HC हो गया, B डबल हो गया। B डबल होते हैं जो इंटरस्टेट ट्रैवल करते हैं, बड़ा सारा सामान जाता है जिसमें, जिसको रोड ट्रेन बोल देते हैं। हाँ डिपेंड करता है यार, मतलब ट्रक वाले जैसे जो कोई B डबल भी चला रहा है छोटा भी, तो B डबल वाला महीने के 8000 से $12000 के बीच में कमा लेता है, ठीक है। बट उसमें यार बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, मेन रोड पे चलना रिस्क है, जान का भी रिस्क है, नींद भी बहुत आती है। और जो छोटे ट्रक है जैसे जो मतलब सिटी में जाते हैं, या मतलब आपस में, मतलब जिसमें आप घर आ सकते हो रात को, तो HR का हो गया, उसमें बट मैनुअल हैंडलिंग भी होते हैं कई बार यार, बहुत ज़्यादा जैसे दारू की पेटी डिलीवर करनी, सामान सारा ऐसे या कुछ भी गुड्स जो भी चीज़ें हैं मतलब वो डिलीवर करनी, तो काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब ट्रकिंग उसमें भी पैसे अच्छे बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए फिजिकल स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, और भाई मतलब रिस्क है यार, नींद कॉम्प्रोमाइज करके, ऑड वर्किंग आवर्स होते हैं, कभी भी लंबे लंबे रूट पे जाना। जैसे जिस भाई की मैं बात बता रहा था ट्रक वाले, वो भाई का एक्सीडेंट भी हुआ था एक बार, तो वो वही चक्कर था कि उनको चौका लग गया। और कई कंपनी वाले ऐसे भी हैं, वो आपको ना पुश करते हैं भाई जल्दी सामान पहुंचा दे, तो ऐसा बहुत होता है। और बहुत सारे लोग इधर एक्सीडेंट में मरते भी हैं ट्रक वाले में, तो बहुत रिस्की जॉब है ये। कंगारू कितने आते हैं, मैं गाड़ी चलाने लग रहा हूँ यहाँ पे, मैं गाड़ी 2000 किलोमीटर चला गया हूँ, हर कुछ ही किलोमीटर के बाद कंगारू मरा पड़ा है, कोई और जानवर मरा पड़ा है, ट्रक के आगे आ जाते हैं। क्योंकि वाइल्ड लाइफ इतनी डाइवर्स है ऑस्ट्रेलिया की, ऐसे ऐसे जानवर है जो देखे ही नहीं कभी, वो सड़क पे दिखते हैं, तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। और ऑब्वियसली ट्रक भी अगर कोई सिटी में चला रहा है, तो उसके आवरली रेट्स कितने उठते हैं ट्रक चलाने के? जैसे ना वुलवर्थ की डिलीवरी होती है ना, जैसे आपने देखा होगा, वो घर घर खाना नहीं ग्रोसरी डिलीवर करते हैं, तो मेरे कुछ दोस्त वगैरह करते हैं, तो उनका $32 से स्टार्ट होके, अच्छा, वीकेंड पे कभी 45 भी पहुंच जाता है। वीकेंड पे अगर आप करते हो, वीकडेज में उनका $32 या $28 एक घंटे के। और दिन में वो कितने घंटे चला लेते होंगे? 8 घंटे चला, मतलब $250 एक दिन में सिटी में, मतलब ट्रक चला के उन्हें मिल जाते हैं, जो कि अपने इंडिया के 15,000 रुपये ट्रक चला के सेम सिटी में। इसका फायदा ये कि आपको दूर नहीं जाना पड़ रहा, आप शाम को आगे अपने घर पे सो जाओगे। 1 किलोमीटर के अगर आप लंबे रूट पे ट्रक चला रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको एटलीस्ट 50 सेंट्स मिल जाएंगे। और डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या चीज़ कैरी कर रहे हो, आप कितने टाइम से चला रहे हो, आपको 80-90 सेंट्स 1 किलोमीटर के मिल जाएंगे। और एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, जैसे मैंने बताया, 60 से थोड़े कम इंडियन रुपए होते हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रक चला रहे हो, तो 1000 किलोमीटर अगर आपने ट्रक चलाया और आपको 60 सेंट मिलने लग रहे हैं 1 किलोमीटर के, तो आप $600 2 दिन आपको लग जाएंगे 1000 किलोमीटर चलाने के लिए। 2 दिन में आप इंडिया के 30-35 हज़ार रुपये कमा सकते हो ट्रक चला के, यानी कि हर रोज़ की कमाई हुई 15-16 घंटे। ऑब्वियसली आप 30 के 30 दिन ट्रक नहीं चला सकते, पर एक दिन में अगर आप पूरा दिन ट्रक चलाने लग रहे हो, तो आप 15-16 हज़ार रुपये इंडिया के कमा सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। नवजोत भाई, आपके दोस्त ऑस्ट्रेलिया में ट्रक चला के कितने पैसे कमा रहे हैं, मतलब पर किलोमीटर? देखो, मेरे ना कुछ दोस्त हैं, वो अलग अलग तरीके के ट्रक चलाते हैं। एक भाई को काफी टाइम हो गया, वो बड़ी कंपनी में काम करते हैं। इधर ना अलग अलग कंपनी होती हैं, तो जो सबसे हाईएस्ट कमा रहा है, वो कमा रहा है 85 सेंट्स पर किलोमीटर के, ठीक है, पर किलोमीटर के 85 सेंट्स। और वो आमतौर पे कितने किलोमीटर की जर्नी कर लेते हैं? वो जैसे एक रहता है पर्थ में, वो पर्थ से इधर सिडनी आते हैं, ठीक है, तो उनको तो काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं और काफी टाइम लगता है। कितने किलोमीटर होगा लगभग? मेरे को एक बार चेक कर, 4000। तो ऐसे जो लोड मिलता है वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबी डिस्टेंस है, और उसमें पैसा बहुत अच्छा बनेगा आपका। एक हफ्ते में आपके मतलब भर के पैसे बन जाएंगे, पर वो बहुत दिक्कत वाली मतलब वो है चलाना और ट्रक में रहना।
तो जैसा भाई ने बताया कि ट्रक अगर आप ऑस्ट्रेलिया में चलाते हो तो आपको 1 किलोमीटर के 85 सेंट्स तक भी मिल सकते हो, और अगर आप 1000 किलोमीटर चलाने लग रहे हो तो आपको 1000 किलोमीटर के मिले $850 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि अपने इंडिया के हुए 45,000 रुपये 1000 किलोमीटर आपको ट्रक चलाने के, जो आप 2 दिन में चला सकते हो इजीली। और वहीं अगर आपको और लंबा रूट मिल जाता है, मान लो आपको पर्थ से सिडनी आना है जो कि शायद 4000 किलोमीटर के अराउंड होएगा, तो वो बन जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की 3400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि अपने इंडिया के 2 लाख रुपए के अराउंड हो गए। कि अगर आपको पर्थ से सिडनी कुछ सामान लेके आना है, ऑब्वियसली उसमें 3 4 5 दिन लग जाएंगे, लेकिन उसमें आप भारतीय 2 लाख रुपए कमा सकते हो सिर्फ एक साइड की जर्नी से। पर उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत होना चाहिए और आपकी कंपनी आपको पे करती हो, क्योंकि हमारे देसी नहीं पे करते इतना। नहीं करते, समझ गया। हमने ऊबर की बात कर ली, ट्रकिंग की बात कर ली, और कोई और ऐसी पार्ट टाइम जॉब जो कि फुल टाइम जॉब ना हो, ज़्यादा स्किल जिसमें ना चाहिए हो, ऐसी क्या जॉब होगी जिससे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी पैसे लोग कमा सकते हो? स्किल को लेके है थोड़ा कि मतलब स्किल तो चाहिए। जैसे मेरा खुद का एक भाई है, वो रहता है मेलबर्न में, ठीक है। उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, वो मेरे साथ ही आए थे। ठीक है। तो ऐसा है कि कंस्ट्रक्शन में मोस्टली लोग ये करते हैं कि साथ साथ में सीखते रहते हैं, और कंस्ट्रक्शन भी बहुत बड़ा है। ठीक है। उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मेरा जो भाई वो करते हैं रेंडरिंग, जैसे ये दीवार है, इस पे जो प्लास्टर वगैरह होता है और इसके अंदर की जो प्लास्टरिंग टाइप की है, पेंट है, वो करते हैं। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो अगर कोई आपको काम सिखा रहा है ना भाई, वो आपको बहुत कम पैसे देते हैं। तो वो 180 रुपए, मतलब $180 दिहाड़ी पे जाते थे। अच्छा। दिहाड़ी का हिसाब होता है कंस्ट्रक्शन में, आपको आवरली बहुत कम लोग देते हैं। उन्होंने दिहाड़ी फिक्स करी है कि अगर तेरे को फिक्स काम चाहिए ठीक है। तो तेरे को $200 दिहाड़ी देंगे, $250 दिहाड़ी देंगे। ठीक है। तो अभी उन लोगों ने अपने नाम की कंपनी स्टार्ट कर ली, 2 साल काम किया उन्होंने। वो भी इसलिए चालू करी, उसका भी एक स्कैम होता है इधर ना, बहुत सारे कंपनी ये करती हैं कि जैसे मान लो मैंने कंस्ट्रक्शन में कोई भी एक डिप्लोमा किया, मेरे को पीआर लेने के लिए, वीजा अगला लेने के लिए आपके अंडर 1 साल के लिए इंटर्नशिप या काम करना पड़ेगा। तो उसमें ये होता है कि आपकी एक भी पे स्लिप टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पंजाबी भरा है, ठीक है, वो ये करते कि बच्चों ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ उनको ये कहते कि ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पे नहीं करते अगले 2 महीने ਦਾ, या भाई ठीक है आपका देख लो। तो जिस बंदे ने 10 महीने लगा के अपने पीआर के लिए वो काम किया है, तो उनके साथ यही चीज हुई थी मेरे भाई के साथ। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि भाई जो हो गया सो हो गया, तो उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली। ठीक है। तो अभी वो बढ़िया काम चल रहा है, तो उनका अभी मतलब ऑलमोस्ट मिलियन के समथिंग का टर्नओवर हो जाता है। अच्छा। और उन 2 लोग हैं वो साथ में, तो उन्होंने अपने घर के प्लॉट वगैरह बुक करवा दिए हैं। बढ़िया काम है, मतलब कंस्ट्रक्शन में अगर आपके पास स्किल है और कम्युनिकेशन स्किल, तो उसमें बहुत मैटर करती है, लोगों से डील करना पड़ता है। जो सिंपल वे में मतलब बोले ना, जो मतलब स्टूडेंट्स जॉब कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की होगी, ऊबर ईट्स होगी, जैसे स्टोर हो गए कहीं, वहाँ पे सेल्स पर्सन का काम कर सकते हैं। काफ़ी डोमिनोज, सबवे, 7-11 ये चीज़ होगी, इसमें क्लीनिंग की जॉब मिल जाती है। और बहुत सारी ना यहाँ पे शॉप्स होती है, जैसे मॉल के अंदर भी, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रूट मार्केट होती है, वहाँ कर सकते हो। अगर आप किसी रीजनल एरिया में हो तो जैसे फार्म्स होते हैं, वहाँ पैकेजिंग वगैरह का काम होता है, तो वहाँ नर्सरी में जॉब मिल जाती है। तो ये और जॉब्स है जो स्टूडेंट अपना ना मतलब पढ़ाई करते करते कर सकते हैं। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई अगर आप हाथ पैर मारोगे, और ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी आप। और दूसरी चीज है जो मेरे में था कि मैं ना डरता था किसी भी जगह जाके रिज्यूमे देने में, यार बड़ा स्टोर है, मना ना कर दे। भाई डरो मत, किसी को भी जाके बोल दो, डरना ही नहीं है आपने। सबको चाहिए एम्प्लॉइज, तो हर बिजनेस को चाहिए। कोई मेरे पास भी आगे मेरे को बोल रहे हैं भाई मेरे को आपके पास एडिटर बनना है, तो मैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा मना ही करूंगा, क्योंकि जरूरत तो मेरे को भी है। कभी मेरे को जरूरत होगी तो मैं देखूंगा भाई उस फलाने की ईमेल आई थी, एक बार इससे पूछते तू इंटरेस्टेड है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप किसी के पास जाके पूछो कि भाई मेरे फील्ड, आपको इस फील्ड में कोई नौकरी मेरे को देना चाहोगे, तो अप्लाई करने में तो कोई बुराई नहीं। अगला ले ना ले, वो उनकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, उस टाइम है उन्हें डिमांड या नहीं है। और ये कि अगर आप उनसे जाके बात करोगे ना, आपको पता लगता है कि क्या बात कैसे करनी है, धीरे धीरे खुलते हैं। और जब आप इंडिया से आते हो ना नए, भाई हमको भी कसम से बात नहीं करनी आती थी, हम भी डरते थे, पर डरो मत भाई, सीधा जाके आप बोल दो उनसे कि भाई मेरी ये रिज्यूमे, अगर आपको बंदे की जरूरत है तो मेरे को बताओ। और एक चीज मैं ये भी कहूँ, काफी लोग ये भी सोचेंगे कि यार, काफी लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल हो सकता है, अगर कोई बंदा आपको 1-2 दिन के लिए फ्री के लिए भी कह रहा है कि आके दिखा, है ना, क्योंकि आपको सीधा कोई यार जॉब पे नहीं रखेगा, उसको क्या पता आप झूठ बोल रहे हो, आपको काम आता कि नहीं आता। ये हमारे बहुत होता है। तो अगर आपको एक दिन फ्री में भी काम करना पड़ रहा है, आप सीखो, वहां जाके कर लो, तो कर लो। क्या पता उसको आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी लग जाए, क्या पता आपकी और चीजें, काफी चीजें होती है ना बंदे की पर्सनैलिटी में, क्या पता आपकी क्या उसको क्लिक कर जाए, आपको रख ले। अब जैसे हम ब्रिस्बेन में है, तो ये सारे भाई इनके पास मैं रुका हूँ, कुछ और आसपास के इंडियंस मिलता रहा, मैं सबसे कोई ना कोई आता रहा कि भी ठीक है। पर अभी आजा योवन आजा जल्दी आजा, शर्माना नहीं है, आजा इधर बैठ जा, नहीं कुर्सी बैठ जा, मैं नीचे बैठूं, आजा जल्दी, अरे इधर आ जल्दी। ये योवन भाई है, और योवन भाई से अपन पूछते हैं थोड़ा ऊबर के बारे में। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ऊबर योवन ने ही चलाई होगी भाई। कितनी दिन में मैक्सिमम कितने घंटे ऊबर चलाई होगी, और बढ़िया दिन में कितने पैसे कमा लिए होंगे? भाई मैं ना स्टूडेंट वीज़े पे हूँ, तो मैं काम नहीं करता भाई, मेरे घर वाले मेरे को स्पॉन्सर करते हैं।
पार्ट टाइम चलाता होगा। मैं पार्ट टाइम चलाता हूँ वैसे, तो काम 24 घंटे काम कर जैसे सकते हैं। जब ये पढ़ नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, तो पार्ट टाइम भाई ऊबर चलाते हैं कभी हाँ भी। लाइक अगर मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां वगैरह पड़ जाती है जिस टाइम पे, उस टाइम पे फुल वर्किंग रेट्स होते हैं, तो उस टाइम पे कर सकते हैं हम काम। तो तू ये बता, किसी एक दिन मान ले किसी वीकेंड बढ़िया काम हो, बिजी दिन हो, उस दिन तूने ऊबर चलाई हो, तो तूने मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया में ऊबर चला के एक दिन में कितने पैसे कमाए? एक दिन मेरे 700 बन गए थे। वो बने थे ऐसे कि ऊबर ने दे रखी थी क्वेस्ट, उसके साथ अपनी सिटी में था एक इवेंट। क्वेस्ट मतलब वो सर जो रेट बढ़ जाते नहीं, हैं? वो क्वेस्ट होता है कि लाइक अगर जिस तरह एक डिलीवरी के साथ $10 मिलेगा एक्स्ट्रा, अच्छा। $20 सर्ज होता है साथ में, तो ठीक है। उस हिसाब से एक तो दिन उसमें के पैसे सही बन गए थे, मतलब $700 बन गए 12 घंटे में। 12 घंटे तूने एक दिन ऊबर चलाई? वीकेंड था? वीकेंड था उस दिन, फ्राइडे था आई थिंक। हाँ तो 700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भाई के बन गए 40,000 रुपए एक दिन के इंडिया के, इसने ऊबर चला के कमा लिए वीकेंड पे ऑस्ट्रेलिया में। और तूने किसी को सुना हो, तेरे कोई जानकार या किसी ने बताया किसी ने ऊबर चलाई हो तेरे से ज्यादा कमाए हो, कभी किसी ने 700 ज्यादा कमाए हो, सुना है कभी? बन जाते हैं, लाइक पहले बन जाते थे भाई, जिस तरह पहले जो उनसे पहले आए हैं उनके पहले काम बिजी था, अब तो ऊबर ने कमीशन मैक्सिमम तूने कितना सुना होगा किसी का कि उसने एक दिन में ऊबर चला के किसी ने इतने डॉलर कमा लिए? सुना है कभी किसी का कि 800 कमा लिए, 900 कमा लिए, किसी ने साथ का ही एक भाई था, उसके $1,000 बन गए थे। $1,000 एक दिन के ऊपर चला गया है। तो मतलब इंडिया के 55-60 रुपए भी किसी ने कमा रखे हैं। मतलब आपकी किस्मत अच्छी है, अगर बहुत बिजी दिन है तो अगर आपको पैसे, अपने काम भी ज़्यादा कर लिया, काफ़ी घंटे कर लिया, नींद कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, खाना नहीं खाया, तो आप उधर तक भी जा सकते हो। पर हाँ, ऑब्वियसली रोज़ नहीं कर सकते आप वो चीज़। ठीक है भाई योवान, कुछ और कोई और बात कहना चाहेगा? नहीं बस जी, ऑल गुड। चल ठीक है भाई, थैंक यू भाई योवान। चलो भाई, अब जल्दी से इसे कंक्लूड करते हैं। लास्ट बात, तुम अखिल और नवजोत कुछ कहना चाहोगे भी ऑस्ट्रेलिया की लाइफ कैसी है, अच्छी है, नहीं है? वापस इंडिया जाना चाहते हो? इंडिया से तुम्हें क्या चीज़ें इधर अच्छी लगी, क्या बुरी लगी? या फिर आपको कम शब्दों में बताना हो ताकि ऑडियंस भी बोर ना हो कि भी ऑस्ट्रेलिया की लाइफ के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा? बताओ आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बताओ। भाई देखो ऐसा है, इंडिया से आए ना तो यार सारे ही, जो कोई किसी का पुराना दोस्त रह रहा है वो अलग बात है, लेकिन सारे नए चेहरे मिलते हैं। तो कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई। अगर आप सही कंपनी में बढ़ गए, और वो अपने बंदे के अपने ऊपर होता है भाई, किसके साथ बैठना किसके साथ नहीं। कोई धक्के से कोई किसी गलत काम में नहीं लाता। अपनी कंपनी ठीक रखो। और जो मेन है यार भाई, पढ़ाई प्यार है ना, अगर तुम पढ़ सकते हो भाई देख तो पढ़ो यार। पढ़ाई के ना बहुत फायदे होते हैं, साथ साथ अपनी जॉब करते रहो, सारी चीज़ें हो जाएंगी बाद में। और ना ये असाइनमेंट वाला सीन होता है सबसे ज़्यादा। तो कई कोर्सेज होते हैं उनकी बाहर से बन जाती है असाइनमेंट, लेकिन अब इनके पास इतने तगड़े सॉफ्टवेयर आ गए ना भाई, वो सारी चीज़ें पकड़ लेंगे कि भाई तुमने चीटिंग कर रखी है। अगर तुमने चीटिंग कर दी, मान लो तुमने काम के चक्कर में असाइनमेंट बाहर से बनवा ली, भाई मैं काम कर लूँगा, मेरा टाइम बच जाएगा, तो प्लेजरिज्म आ गया या कुछ भी आ गया ना, चीटिंग पकड़ी गई, तो तुम वो सब्जेक्ट दोबारा रिपीट करोगे, उससे ज़्यादा तुमने पैसे देने पड़ जाएंगे। तो ये एक तो ये बात होगी, अपनी स्टडी कंप्लीट करो अच्छे ढंग से। ना लो, और है ना? हाँ मतलब इतने मतलब सपोर्टिव टीचर होते हैं यहाँ भाई। कोई दिक्कत आ रही ना, जाके पूछ लो कि भाई मेरे को दिक्कत आ रही, एक नहीं 10 बार पूछो, कोई माइंड नहीं करता यार। वो यूनिवर्सिटी कैंपस फ्री, मतलब ऐसा माहौल होता है भाई। अपने इंडिया में आते हैं जहाँ डर लगता है टीचर से, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ जाओ आराम से पूछो भाई कैसा चल रहा है दिन, लाइफ कैसी चल रही, नॉर्मल बात भी कर सकते हो आप उनके साथ, कोई चक्कर नहीं होता। बहुत कैजुअल सा रिलेशन कैजुअल होता सा है। रिलेशन है, ठीक है, हेल्प करते हैं भाई। मेरे साथ हुआ है कई बार, मैं थीसिस लिख रहा था, जब अपनी थीसिस बना रहा था रिसर्च में, तो मैं टीचर के साथ जाता था, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करी यार मेरी भाई। उन्होंने हेल्प भी करी, उन्होंने मेरे को बताया शॉर्टकट कि भाई तू इतना क्यों पढ़ रहा है, हम तेरे को शॉर्टकट देते हैं भाई, इसमें है पढ़ ले, इसमें है बना ले, तो लाइफ ईजी हो जाती है। और यहीं के ऑस्ट्रेलियन टीचर्स थे, ऑस्ट्रेलियन गोरे। टीचर्स थे हाँ। और ना कम्युनिकेशन भाई सबसे ज़्यादा जरूरी है भाई। ये डरा ना करे करो किसी से बात करने में। क्या होगा भाई, स्टार्टिंग के 1-2 महीने का है दिक्कत, बात करते रहोगे ना, अगर आपके पास कम्युनिकेशन है ना, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, बंदे का दिल यार कंफर्ट कर दो बंदे को कि भाई बात कर रहे हैं ना, कुछ नहीं आता, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन उसको है भाई मैं इसकी बात समझ रहा हूँ और ये मेरे को अपनी बात समझा पा रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। हाँ सही बात। और भाई कहीं जैसे गलत चीज़ों में लग जाते हैं, बातों में आके कि भाई किसी की कभी किसी की, अपना मोरल डाउन ना करो यार। स्टार्टिंग में देखो सबको प्रॉब्लम होती है, ये ना सोचो भाई इंडिया जाना। अगर आप यहाँ आए हो ना तो यार देखो दोस्त अच्छे बनाओ, मिल जाते हैं यार, ऐसी बात नहीं है भाई नहीं मिलते। तो मोरल डाउन नहीं करना, अपनी बात करो, एक्सप्रेस करो, अंदर अंदर घुट के नहीं रहना चाहिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जो मैंने देखा है अब तक। बढ़िया बात लगी भाई बहुत अखिल। और मन लग गया ऑस्ट्रेलिया? भाई मन लग गया। देखो स्टार्टिंग में जैसे चल, मैं तो पहले जब बीएससी करी थी मैं थोड़ा बाहर ही रहता था, पर उस टाइम ही होता था महीने में 1-2 बार घर चले जाते थे। यहाँ स्टार्टिंग में फील होया कई बार होया कि यार मैं घर चला जाऊँ, है ना। बट फिर ये होता था कि भाई घर वालों से बात कर ली, दोस्त मेरे कुछ ऐसे बन गए थे, मेरा नेचर ऐसा भी, दोस्त बन जाते हैं अच्छे से, तो भाई मैं अपनी फीलिंग जो भी है मैं शेयर कर लेता हूँ, घूम फिर आता था, तो मन लग गया। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज जो आप ऑस्ट्रेलिया में रह के इंडिया के बारे में सबसे ज्यादा मिस करते हो, फैमिली के अलावा, फैमिली तो चलो करती हो, उसके अलावा कोई एक चीज जो आपको लगता हो कि भी इंडिया में वो चीज अच्छी थी इधर से?
यार पता क्या, कई चीज़ें ऐसी होती है, जैसे अब अगर हम इंडिया में रह रहे हैं ना, हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती सर पे ना, मतलब अगर मान ले 1 महीना भी हमने कुछ नहीं करा ना तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे ना भाई 1 हफ्ता मतलब चीज़ें चलती रहती है, रेंट देना हमने, सारी चीज़ें, इंश्योरेंस, जिम्मेदारियां बहुत आ जाती है। जिम्मेदारियां बहुत आ जाती है, तो थोड़ा यार वो होता है कि भाई नहीं, मन भी नहीं होता कई बार काम करने का, लेकिन काम करना पड़ता है। और आप अपने नहीं होते सपोर्ट करने के लिए हाँ, इतने और ना। पता क्या, अब कई चीजें ना लोग जैसे इंडिया में भी होते हैं ना, हम उनसे पहले सारा दिन बात करते थे लोग, है ना, यहाँ के यार हम पे क्या सिचुएशन है वो हम उनको बता नहीं सकते ना, वो कभी समझ सकते। हाँ। तो वो चीजें होती है। और अपने त्योहार होते हैं जितने भी यार, उनमें मिस तो करते हैं। देखो फैमिली वालों को कई बार हो जाता है ऐसा भी, रोटी पानी की दिक्कत होती है कई बार ज़्यादा, जैसे काम पे से आए थक के भूख लग रही है, मैगी बना के खा ली, टिफिन वगैरह भी लग जाते हैं, फिर बंदा वही आलस कर जाता है भाई ठा के लाना टिफिन, मतलब वो बहुत माँ के चीज़ें हाथ का हैं। खाना तो माँ के हाथ हाँ, का है, वही वो तो होता है हो भाई। नहीं सकता रिप्लेस। और एक चीज जो ऑस्ट्रेलिया की अच्छी लगती है कि इनकम और भाई जॉब और हाँ, करियर है ना। देखो हाँ, अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, अगर बंदा चाहे ना भाई बहुत कुछ कर सकता है, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकता, मतलब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आम बंदे के लिए भी, और जो सा मतलब चाहे पढ़ाई में अच्छा ना हो उसके पास भी अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि वो भी मेहनत करके कोई छोटी छोटी चीजें करके अपना बिजनेस डेवलप कर ले, क्लीनर में अपना बिजनेस खोल ले, मतलब क्लीनिंग कंपनी, मतलब लीज पे कुछ भी होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है, मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी है यहाँ पे, पैसा अच्छा बन जाता है। बहुत बढ़िया आंसर लगा भाई। नवजोत भाई, आपको खुश होने के भी मौके मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप खाली रोते ही रहोगे इधर, आप यूनी जाओगे, आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं। ठीक है यार, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है इधर, मेरे को कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है, मेरा ओवरऑल सर्कल भी बढ़िया रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को अच्छे लोग मिल जाते हैं, जैसे इधर अखिल है, ठीक है, योवन है, और सब बढ़िया है इधर, मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। और मेरा ये भी था कि यूट्यूब के चक्कर में ना मेरे को थोड़े लोग मिल भी जाते थे, ठीक है। तो जैसे भाई ने बोला कि हम इवेंट्स को मिस करते हैं, मेरे साथ थोड़े टाइम के लिए वो था, पर बाद में मेरे को लोग बुलाने लग गए थे कि जान पहचान के हैं। तो इधर भी इवेंट्स होते हैं, जैसे दिवाली पार्टी होती है, होली पार्टी होती है, तो आपको जा जाके मिलना पड़ता है लोगों से। भाई ये एक्सप्रेसिव रहो लोगों को, वो उसके लिए कोई और चीज पर मिस करते हो इंडिया की फैमिली के अलावा कुछ? जैसे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मिस जो करते हैं घूमने वाला, जैसे अभी आप आए हो, अब 2-3 दिन हो गए, हम लोग को भाई टेंशन नहीं है भाई, कहीं भी जा रहे हैं, काम की कुछ हमने सोचा नहीं है कि कहीं भी जा रहे हैं। ये चीज़ इंडिया में होती थी कि भाई किसी ने फ़ोन कर दिया भी आजा, चल दिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती थी लाइफ में। फ्लेक्सिबिलिटी भाई बहुत ही, जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी। तो अभी जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने मस्त घूमा, हमने भाई 3-4 दिन सोचा नहीं, और इवन हमने नींद का भी नहीं सोचा। तो ये चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ कि घूमना, खुला घूमना। क्योंकि अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो, 2 दिन होते हैं आपके पास, उसमें आपको फिर आपकी लॉन्ड्री करनी, ग्रोसरी लानी, तो आपके पास खुला टाइम नहीं घूमने का। यू जस्ट कांट गो विद द फ्लो, नहीं जा सकते। अभी 3 दिन से हम लोग गो विद घूम द रहे हैं, फ्लो, जो भी मन कर रहा है, गोल्फ खेलने चलो, गोल्ड कोस्ट चलो, ये सब चीज़ होती है। ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट चीज़ आपको क्या लगती है, जो आपको लगता है कि शायद अगर आप इंडिया में रहते तो वो चीज़ ना फायदा उठा पाते उस चीज़ का? फायदा देखो, मेरे को ये लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, जैसे भाई ने बताया कि आप कुछ भी काम करोगे आपको बढ़िया पैसे मिल जाएंगे। हमारे इंडिया में ये होता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, रोड साइड काम कर रहा है, उसकी हम लोग इज्जत नहीं करते हैं। इधर उसकी बहुत इज्जत है, मतलब हर एक बंदा आपको इज्जत की नज़र से देखता है, अगर चाहे आपके कपड़े गंदे। इंडिया में तो हमें ये भी देखने को मिलता है, कई वीडियोस आती है कि अगर किसी के कपड़े गंदे थे उसको मॉल में नहीं घुसने दिया। इधर अगर आपके कपड़े गंदे हैं तो आपको कोई भी ऐसा नहीं करेगा, उनको लगता है कि हाँ अच्छा है, काम करने वाला। डिस्क्रिमिनेशन कम होती है। अपन लोग सोचते हैं कि बाहर रेसिज्म ज्यादा है, पर कहीं ना कहीं अपने जहन में रेसिज्म सबसे ही ज्यादा है। अपन इंडियंस, तू कौन सी जाति का है, तू कौन से धर्म का है, ये चीज़ तो सही है। और एक चीज़ और जो मैंने फील करी, हम कल ही बात कर रहे थे इसके बारे में, कि एक मिडिल क्लास आदमी की लाइफ की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपन मान सकते हैं कि शायद ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज में अच्छी है इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अगर हम उदाहरण के तौर पे अपने देश की भी बात करें तो टैक्सीज है सबसे ज़्यादा वो मिडिल क्लास आदमी से वसूले जाते हैं कि भी तूने टाइम पे नहीं दिया, उसका ये कर दिया, सबसे ज़्यादा टैक्सीज लिए जाएंगे। और जो हेल्थ के एरिया हमें एजुकेशन मिलती है वो इतनी महंगी है कि भी अच्छे स्कूल में जाना तो आप प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा, उसकी फीस इतनी महंगी है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है अफोर्ड करना। हेल्थ केयर अगर आप प्राइवेट लेते हो, अच्छी हेल्थ केयर लेनी है तो वो बहुत महंगी पड़ती है। और अगर आप पब्लिक एजुकेशन लो, मतलब सरकारी स्कूल्स में पढ़ो, तो ज़रूरी नहीं कि वो इतनी अप टू द मार्क हो। एज ए मिडिल क्लास मैन आपके लिए वो चीज़ें पाना जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और लग्जरी तो बहुत बड़ी चीज़ है जो आप शायद ऐसी कंट्रीज में रह के, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते अगर आप मिडिल क्लास हो। वहीं अगर हम बात करें रूल्स भी जो लागू होंगे वो मिडिल क्लास भी लागू होंगे। कोई गरीब इंसान क्राइम करेगा उस पर कोई वो नहीं होनी, कोई अमीर इंसान करेगा वो पैसे दे के छूट जाएगा, रिश्वत दे के छूट जाएगा। तो गरीब और अमीर तो ठीक है, गुजार लेंगे ज़िंदगी। मिडिल क्लास आदमी सबसे ज़्यादा मेहनत भी वो करेगा, नौकरी भी वो कर रहा है, टैक्सेस भी वो पे कर रहा है, बदले में उसको बेसिक जो
नेसेसिटीज़ है, लग्जरीज तो बहुत दूर की बात है, वो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोगों का सपना है कि भी मुझे कोई लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, किसी भी गाड़ी का आप एग्जांपल देना कल हम चाहोगे? बात कर रहे थे तो ये कर रहे थे, अगर मेरा मन है भाई मैंने लैम्बोर्गिनी लेनी है, मतलब $4 लाख की आती है, लगा लो, है ना। $4 लाख सिंप्लीफाई करते हैं, भारतीय 2.25 करोड़ रुपए हो गए हाँ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। ठीक तो है। अगर हम सोचे भाई लेनी है तो मैं ना 2 साल में 3 साल में मेहनत करके ले सकता हूँ, पॉसिबल है। लेकिन इंडिया में मिडिल क्लास के लिए भाई मैं कह रहा यार देखो, Impossible, next to बहुत कम चांसेस होते हैं यार। देखो अगर आप डाका डालो, चोरी करो, वो बात अलग है। अगर आप एथिकली चल रहे हो, आप एक अच्छी नौकरी, मतलब अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, वही गाड़ी जो यहाँ पहली बात तो 2.25 करोड़ की है, वो वहाँ पे 4 करोड़ की होगी, 3.5 करोड़ की होगी। और इनकम यहाँ पे आप महीने के भारतीय 4-5 लाख रुपए कमा रहे हो, वो एक आम बच्चा यूनिवर्सिटी के बाद इंडिया में कितने पैसे कमाते हैं? 20,000, 25,000, 30,000 रुपए। कोई बहुत अच्छी नौकरी है तो 50-60 हज़ार रुपए। आप महीने के 50,000 कमा के, वो जो कि बहुत अपर लिमिट है एक तरह से देखी जाए तो, एवरेज की हम बात करें तो वो 20-22 हज़ार ही निकलेगी। तो अगर आप 50,000 भी कमा रहे हो मान लो, तो आपके लिए 4 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड करना कितनी बड़ी बात है। वहीं अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपके लिए 2.5 करोड़ की गाड़ी अफोर्ड करना उतनी बड़ी बात नहीं है। आप कुछ महीने साल मेहनत करके पैसे सेव करके वो कर सकते हो। तो लग्जरी आप ऐसे देशों में फिर भी अफोर्ड कर सकते हो अगर आप मिडिल क्लास भी हो तो। पर बाकी कंट्रीज़ की अपन बात करें, जैसा मैंने कहा, जिसमें हमारा देश भी आता है अनफॉर्चुनेटली, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए लग्जरी अफोर्ड करना बहुत ही नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज़ है। तो उस चीज़ में मैं मानता हूँ कि इन चीज़ में ये देश बेहतर है। पर हालांकि अपनी मिट्टी तो अपनी मिट्टी होती है, अपन भारत में पैदा हुए तो वही हमारा फेवरेट देश रहेगा हमेशा। और दूसरा है कि आपकी ना इधर लाइफ की थोड़ी रिस्पेक्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो अगर मान लो कोई बतख भी रास्ते से निकल रही है, लोग गाड़ी तो रोकेंगे। अपने वहां तो भाई लोगों पे गाड़ियां चढ़ा देते हैं। हाँ, और लोगों को उनके उस पे जज किया जाता है कि भी इसके पास कितना पैसा है। हाँ। अगर अमीर है तो उसको इज्जत ज़्यादा दी जाएगी। अगर कोई गरीब आदमी है, मिडिल क्लास आदमी सड़क पे जा रहा है, तो ना पुलिस वाला उसकी इज्जत करेगा, ना कोई भी सरकारी अफसर उसकी इज्जत करेगा, लाइन में पीछे लग जा, कल आना। यहाँ पे ये चीज़ आपको आमतौर पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। एक आम इंसान आपको गाली नहीं देगा, आपसे इज्जत से बात करेगा। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। पैसे वाले के पास तो भाई इंडिया में तो ये है कि अगर आपको भगवान के दर्शन करना है तो पैसे वालों के लिए अलग लाइन है। वो तो मैं मानता हूँ, अगर आप पैसे वाले हो तो भारत से बढ़िया देश ही नहीं है। हाँ तो अगर आप पैसे वाले हो तो नहीं है हमारे से बढ़िया कोई भी। बाकी इधर की ना यार, जैसे आपने पुलिस वाली बात करी, इधर ना करप्शन आपको होगा, बड़े लेवल पे होगा या नीचे बिल्कुल होगा। हमको आज तक नहीं देखने को मिला कि अगर हमको किसी के भी साइन करवाने या कुछ भी करवाना अपना काम, कि हमें पैसे देने पड़े। ठीक है, इवन अपने इंडिया में तो हमें पासपोर्ट की वो वेरिफिकेशन करवाने के लिए हमको पैसे देने पड़ते हैं हर चीज़ के। जैसे हम लोग इंडिया में ना कई बार वकीलों के भी साइन करवाने होते हैं, नोटरी करवानी होती है, कुछ भी होता है, तो इधर जैसे फार्मेसी वाले वो भी कर देते हैं। अच्छा, अगर आप इंडिया में हो, मैं 100% श्योर हूँ कि वो बिना पैसे लिए आपके साइन नहीं करेगा और आपको ट्रकाएगा वो अलग। और तीसरा मेरे को मेन सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे को लगी, हमारे बैंक्स जो इंडिया में इतनी भाई गंदी सर्विस देते हैं कि वो इंसान को कुत्ता बना के रखते हैं। अगर आप SBI चले गए, कभी उनका लंच चल रहा है, कभी उनका सिस्टम नहीं चल रहा। इधर अगर आप बैंक में चले गए, आपको बाबूजी की तरह ट्रीट करते हैं कि चाहे कोई भी हो। वो तो मैं खुद फेस करता था। अब तो मैं बैंक्स में जाता हूँ, SBI में मेरा खाता है भाई, बहुत परेशान करते थे। अब तो मेरे को पहचानने लगे, अच्छा चलो परमवीर है। तो मेरा काम सिर्फ इसलिए कि अब मैं शायद एक आम आदमी उनके लिए नहीं रहा, उनको दिख रहा है कि ये परमवीर है, वो जो दुनिया घूमता है, तो बैंक मैनेजर भी मेरी थोड़ी मदद करता है। पर वही मैं देखता हूँ एक आम इंसान को उन्होंने लाइन में पीछे खड़ा कर रखा है, धमका के वापस भेज रहे, जाओ कल आना। आम इंसान को ठीक ट्रीट नहीं करते भाई, नहीं करते। और जब आप वीजा फाइल करने जाते हो ना, आपको बैंक्स के बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं फंड्स के लिए, तो आपकी भाई कीसियां करवा देते हैं, पंजाबी जी के ना कीसियां करवाती हैं, वो करवा देते हैं अगर आपकी जान पहचान का नहीं मैनेजर। लकीली हमारे पापा की जान पहचान थी बैंक मैनेजर से, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं पड़ी। पर जितना मैंने देखा भाई, वो इतने साइन करवाने होते हैं, कभी इससे करवा के लो, और जरूरत भी नहीं होती उसकी, बेफालतू का तंग करना बच्चे को। ये तो है। और बाकी करप्शन की बात करें तो मैं नहीं मानता दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम होगा जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व होंगे और करप्शन ना हो। किसी ना किसी लेवल पे पूरी दुनिया में कितना ही अच्छा देश हो, करप्शन है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं ना कहीं हर जगह करप्शन है। पर वो बिल्कुल ही छोटे लेवल पे आ जाता है। अपने एक आम इंसान को जब भुगतनी पड़ती है ना चीज़ें, तो तब पता चलता है भाई कितना मुश्किल है सर्वाइव करना, एक छोटे मोटे काम करना। ठीक है, बड़े लेवल्स पे तो सरकारों के बीच में चल रही है, बिजनेसमैन के बीच में चल रही है, एक आम इंसान को उससे फर्क नहीं पड़ता कि भी क्या होने लग रहा है। पर वो छोटे लेवल पे आ जाती है ना, तो एक आम इंसान बहुत ज़्यादा घिसता है। और दूसरा ये भी है ना कि जो मेरे को लगता है, अगर ठीक है इंडिया में जब तक मैं था, ठीक है, जो भी जॉब वो PF वगैरह कट जा रहा था, काफी लोग टैक्स भी नहीं देते, पर जो लोग दे भी रहे हैं उस हिसाब से हम लोग को सर्विसेज नहीं मिल रही है ना। इधर पे आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि रोड टूटा हुआ बिल्कुल, ठीक है, यहाँ अगर आप कहीं भी जा रहे हो आपको वो सर्विसेज नहीं मिल रही है। अगर अभी आपको कितना टाइम हो गया, इधर हर एक सुबह में एक पार्क बनी होती है बच्चों के खेलने के लिए। मैं यूपी से हूँ भाई, कुछ भी हो, हमारे आसपास में कोई भी पार्क नहीं थी कि जिधर कोई ग्राउंड भी नहीं था। सीरियसली भाई, हम लोग जैसे धान कटता या गेहूं कटती थी, उसके बाद पराली जला देते हैं, उसको साफ करके जब गर्मियां होती थी, ठीक है, तो टूर्नामेंट तब होते थे कि अगर किसी ने धान नहीं लगाया तो, नहीं तो कोई भी फैसिलिटी नहीं है। अब हम लोग कहते हैं कि यार विदेशों के ना बच्चे या लोग हैं, इतने गोल्ड मेडल आ गए। भाई
कहाँ से आएंगे हमारे जब बच्चों अपने स्पोर्ट्स का तो services कल्चर नहीं है। है। चलो मैं तो हरियाणा से हूँ, मैं नहीं कह सकता हमारे नहीं है, हमारे हरियाणा में आप तो लोगों बहुत के है, उधर है पर बाकी हमारे- इंडिया में मुझे नहीं लगता कल्चर कोई गेम वेम का, स्पोर्ट्स का कोई बिल्कुल नहीं है। मेरे को भी सारे, अब मैं दुनिया ट्रैवल करता हूँ तो किसी ना किसी देश से लोग मिलते ही रहते हैं, तो सारे मजाक सा भी बनाते हैं, बोलते हैं अरे तुम्हारे देश में तो किसी को कुछ खेलना आता ही नहीं, अच्छा तो इंडियन है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। तो वो बात बुरी सी लगती है यार कि भाई हमारा मतलब हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड की, पर काफ़ी चीज़ों में काफ़ी पीछे रह गया अपन, लैग कर रहे हैं। पर एनीवे अब किसी एक लास्ट सवाल मेरा, उसके साथ ही से ख़त्म करते हैं। किसी इंडियन बच्चे को, स्टूडेंट को या फिर इंसान को जो इंडिया में अपनी पढ़ाई भी कर चुका हो, उसे ऑस्ट्रेलिया आना है, उसके लिए सबसे बेस्ट चैनल क्या है बिना भटकते हो कि भी उसे किस माध्यम से वो ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ पे नौकरी पा सकता है या फिर यहाँ पे एडमिशन ले सकता है पढ़ाई में? देखो पहली बात तो अपनी जो भी आपने बैचलर्स या मास्टर्स करी है उनका बता देते हैं, ठीक है। अच्छे एजेंट के पास जाओ और अपने कोर्स की खुद से रिसर्च करो, अगर उसने कोई आपको सजेस्ट किया है, क्योंकि एजेंट पता क्या करते हैं, वो आपको ऐसे कोर्स में डालते हैं जिससे उनको कमीशन ज़्यादा आ रहा है। हाँ सही वो बात मत करो, आपको अपना देखना है कि कौन सा कोर्स सही है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि अब जैसे मैं यूट्यूब करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा चैनल देखो, मैं सही गाइडेंस दे रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उनको भी आप देखें ऑस्ट्रेलिया में जो वीडियोज़ बना रहे हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि जब से मैं आया हूँ, मैं भाई एक एक चीज़ पे वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपने क्या क्या सही तरीके से जाना है। अखिल भी मेरे को यूट्यूब के थ्रू ही मिला था, ठीक है। और उसके बाद आप अगर लाइन से चलोगे ना तो आपको फायदा ही होगा लॉन्ग टर्म, जैसे हमने बात करी। अब बात होगी जो बंदा जॉब कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सही रूल है कि अगर आपने कोई भी एक अच्छी डिग्री करी है, आईटी वालों के लिए मैं बता दूं स्पेसिफिक, आईटी वालों को बहुत ही स्पॉन्सर करते हैं। अगर आपके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में, तो आप इंडिया की जो डिग्री है उसको स्किल असेस करवा सकते हो। अच्छा। स्किल असेसमेंट होती है तो आप डायरेक्ट पीआर पे आते हो। अच्छा। और बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में जो सीधा ही भेज देती हैं। ठीक पर है। अगर जिस बंदे के पास जॉब है किसी भी फील्ड में, आप ट्राई करो कि आपकी स्किल असेसमेंट हो जाए। वो कहाँ से होगी, उसका क्या माध्यम है? भाई अलग अलग कंपनीज हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में तो ACS वगैरह है और काफ़ी कंपनीज है जो अलग अलग कंपनीज आपकी स्किल असेसमेंट करवाती है। आप गूगल करें ऑस्ट्रेलिया स्किल असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन करके कुछ भी आप सर्च कर ले, गूगल पे आपको मिल जाएगा। जो बंदा जॉब कर रहा है इतना तो उसको और अगर आपके पॉइंट्स एक सर्टेन स्कोर से ज्यादा है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल होगे पीआर अप्लाई करने। और इधर 2 तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है कि स्टेट स्पॉन्सर आपको करती है, एक होती है फेडरल की तरफ से। अच्छा, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया की मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अपने बंदों को उन्होंने बुला लिया। और बाकी डिपेंड करता है अगर आपकी MNC है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे डेलॉयट वगैरह हैं और भी बहुत, जैसे टेक महिंद्रा के भी इधर हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो इधर की बड़ी कंपनीज हैं, जो फ़ोन वाली टेलस्ट्रा, ऑप्टस या और भी जो भी हैं, इनके सारों के ऑफिस या जिन इन्होंने सारा वो कर दिया है कि आउटसोर्स कर दिया है अपनी कंपनीज को कि इंडिया में इनकी डील होएगी। तो वो जो इंडिया में टेलस्ट्रा में काम कर रहे हैं, ऑप्टस में काम कर रहे हैं या टेक महिंद्रा में काम कर रहे हैं, इवन जो टाटा कंसल्टेंसी है उनके भी बंदे यहाँ पे आते हैं क्योंकि उनकी यहाँ पे ऑलरेडी सर्विसेज हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो इधर आराम से ट्रांसफर हो सकते हैं। समझ गया। और स्टूडेंट एक एजेंट ढूंढे, एक अच्छा एजेंट कैसे ढूंढा जाए? यार देखो, आपको देखना है कि स्कैम्स बहुत सारे ना हो। मैंने एक स्कैम पे बनाई थी, एजेंट्स के जो स्कैम है, ठीक है। इंडिया में हमारे वो बहुत होता है कि उत्थे चल जो इतना पैसा बन जूगा। जैसे हम लोगों ने बात करी कि एक दिन का इतना पैसा बन जाता है, पर भाई वो हर एक केस में नहीं है। वो आपको जब TR हो जाती है आप अंधा पैसा कमाते हो, पर आप स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं कमाते हो क्योंकि आपकी 3 दिन की स्टडी, फिर उसके बाद 1-2 दिन की आपकी असाइनमेंट्स, और आपको फिर 2 दिन काम करना है, 3 दिन काम करना है, क्योंकि आपके पास 24 घंटे ही हैं। अब मैंने एक एजेंट है, ठीक है, शायद काफ़ी लोग जानते होंगे, वो बहुत बड़ा स्कैमर है। नाम बोल दूँ? हाँ बोलो। ठीक है, विनय। हाँ, मैं वही सोच रहा था। ठीक है भाई, उस बंदे की रील्स आती हैं, उसने कमेंट ऑफ कर रखे हैं, ठीक है। अच्छा। उस बंदे ने बोला हुआ कि बंदा ऑस्ट्रेलिया जांदा 2 करोड़ 3 करोड़ इन्ने करोड़ रुपया कमा लेंदा वा 5 साल विच। भाई इतने नहीं बनते हैं जब आप TR पे होते हो। स्टूडेंट वीज़ा पे आपके पास 24 घंटे हैं, उसको भाई मत करो एक्सप्लॉइट, आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। कुछ गलत मत करो भाई। अच्छे एजेंट के लिए ना पहले आप जाओ, जैसे आपके सिटी में जो भी टॉप का मतलब जो होगा ना एजेंट, भाई आपको लग रहा होगा कि महंगी फीस है, जो भी है, एक बार जाके आओ, जाने के कोई पैसे नहीं लेते, ठीक है। उनसे सलाह लो, भाई मेरी ये प्रोफाइल है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन बताएंगे। फिर ये नहीं है एक पे सीमित रहो, आस पास और भी काफ़ी होंगे, जाओ घूमो। एक ना कॉमन राय, मतलब सारों से ना सजेशन एक कॉमन मिलेगी बीच में, ठीक है। तो जहाँ आपको सही लगता है ना भाई, फिर ठीक है, मेरा बजट भी सही है और अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं ना, सारी चीज़ें आप पे पूरी है, तो मैं तो कहता हूँ भाई उस पे जाओ जो टॉप का है। क्योंकि यार अगर प्रोफाइल ख़राब होगी ना आपकी, कई एजेंट अपने लालच के चक्कर में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं लगाते, आपको इधर उधर एडमिशन करा देते हैं, फिर मतलब आपके पैसे रिफ्यूज़ल आ गया ना, फिर यार वो दबा लग जाता है कि भाई ले, फिर दोबारा नहीं आ सकते। तो सलाह सबसे लो, पहले सबसे अच्छे पे जाओ, फिर जो आसपास के एजेंट है ना सब पे जाओ, कॉमन राय निकलेगी बीच में से। और ये भी जैसे भाई ने बताया ना, रिफ्यूजल आया था, और कई बार आपके फ्रॉडल डॉक्यूमेंट होता है, आपको ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं। और जैसे ये 5 आइज कहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US और न्यूजीलैंड वगैरह, UK ना, तो इनका ना एक तो है कि
जो सिक्योरिटी को लेके चीज़ें शेयर होती हैं, दूसरा इनका इमिग्रेशन को लेके भी चीज़ें शेयर होती हैं। हाँ। अगर आपने एक जगह से अगर आप ब्लैक लिस्टेड हो तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपको, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हो, आपको कनाडा वीज़ा दे दे, या कनाडा से रिफ्यूजल है, मतलब ब्लैक लिस्टेड होता हाँ, रिफ्यूजल की बात नहीं कर रहा, ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो वो भी नहीं कर और ऐसा भी कर सकते हो आप कि बिना एजेंट के थ्रू, आप खुद के थ्रू ही बिना एजेंट के अप्लाई कर सको। काफी लोग आते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो आप करो, पर वो वही है कि अगर आपको नॉलेज नहीं तो पंगे मत लो। अपनी प्रोफाइल खराब मत करो। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अब ये मत सोचना स्पॉन्सर है, पर ठीक है मैं नाम ले दूं एक कंपनी का, वो ऑस्ट्रेलिया की है। नहीं लो, बढ़िया है, हम तो एक IDP करके कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, वो फीस नहीं लेते किसी भी स्टूडेंट से, ठीक है, वो बहुत जेन्युइन सी सलाह देते हैं आपको, आप उनसे जाके मिले, वो ऑस्ट्रेलिया की रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है। अच्छा है, तो बल्कि इजी हो जाएगा। उसी पे से लगवाई थी। आईडीपी के थ्रू आप फाइल लगा सकते हो, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आपके लिए आसानी हो आपके लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके पास जाएं तो उनको ये कि जैसे भाई ने फाइल लगाई, आपको कोई भी वो गलत डॉक्यूमेंट बताएंगे नहीं कि ये लगा दो, वो आपको जेन्युइन सलाह देंगे, और अगर उनसे फाइल लगी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीज़ा आ ही जाएगा। ठीक है। और एक लास्ट सवाल ये कि आमतौर पे कितने पैसे जायज़ होते हैं कोई एजेंट आपसे मांगते हैं? क्योंकि इंडिया में तो नाप शनाप रुपए आपके 15 लाख दो, 20 लाख दो, किले बेचो 40 लाख दो, क्या रेट है आमतौर पे? यार मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अगर प्राइवेट एजेंट है ना, वो यार उसने बंदे भी रखे हैं, वो लगा रहा है, उसकी एजेंट फीस छोड़ दो, आप अपनी यूनिवर्सिटी फीस हटा दो, एजेंट की फीस आमतौर पे कितनी होती है? यार चार्ज करने को वो बहुत बड़ी कंपनी ज्यादा भी करेगी, पर मेरे हिसाब से अगर वो 20,000 रुपए भी ले रहा है, जेन्युइन है यार, जेन्युइन है। बस इतने ही हजारों में ही होती है, ये नहीं कि आपको 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए एजेंट को देने, उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी फीस दे रहे हो 8-10 लाख रुपए, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रोसेसिंग फीस होती है उनकी, जो आपकी फाइल तैयार करते हैं वो कुछ हजारों में होती है, 10,000 20,000 30,000 40,000, बस ये। और आईडीपी फीस लेते हैं? नहीं, वो नहीं आईडीपी फीस ही नहीं लेते। वो भाई ने लगवाई थी, भाई एक्सपीरियंस बता सकते हैं। नहीं कोई फीस नहीं लेते, अच्छी गाइडेंस देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो अगर वो डॉक्यूमेंट देखते हैं, जितने डॉक्यूमेंट काफ़ी मांगते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हैं तो वो कह देते हैं हम तेरी फाइल लगा देंगे, नहीं तो वो नहीं लगाते। और ऐसा नहीं होता कि भाई आईडीपी की फाइल लगी हुई हर एक ही वीज़ा आता है, कई चांसेस होते हैं भाई नहीं आता वीज़ा, बट ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भाई वीज़ा आएगा, क्योंकि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। ठीक है भाई, बाकी 2 नंबरी डॉक्यूमेंट नहीं लगाते। हाँ, 2 नंबरी नहीं, ठीक जायज़ डॉक्यूमेंट। और सॉरी मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, हमारे ना अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ स्टेट्स भी बैन करी थी, उसमें हमारा पंजाब, यूपी, हरियाणा और गुजरात भी था, जिससे बच्चे 2 नंबर के डॉक्यूमेंट या मतलब गलत डॉक्यूमेंट बनवा के ला रहे थे। तो ऐसा मत करो। और वो एजेंट ही करवाते हैं, और बच्चे का भी वो होता है ना, क्योंकि हमको भी जाना है, गलती हमारी भी, ऐसा नहीं खाली एजेंट पे हम थोप देंगे, पर एजेंट भी उनको करते हैं और उसके भी पैसे देने पड़ते हैं आपको। सही है भाई। लास्ट बात बस मैं ये बोल के ही कंक्लूड करना चाहूँगा, बहुत नई चीज़ें मेरे को भी जानने को मिली ऑस्ट्रेलिया के बारे में, क्योंकि मैं हर देश में ट्रैवल करता हूँ, मैं एक एज ए टूरिस्ट ट्रैवल करता हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव एक टूरिस्ट वाला रहता है, लोग भी मेरे को एक टूरिस्ट की तरह देखते हैं, मैं एक लोकल की तरह उस देश को नहीं देख पाता, मतलब एक इंसान जो वहाँ पे काम कर रहा हो, क्योंकि मैं किसी देश में आता हूँ, उन्हें पैसे देने लग रहा हूँ, उनका भला कर रहा हूँ, उस देश को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग उधर रहते हैं तो ये आम लोकल की नौकरियां छीन के ये उनसे बेहतर नौकरियां कर रहे हैं। तो क्या पता जो लोकल इंसान है ऑस्ट्रेलियन, वो भी सोचते हैं कि भाई हमारी नौकरियां ले रहे हैं, हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, जो ये देख पाते हैं देश का, वो मैं एज अ टूरिस्ट शायद नहीं देख पाता। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया में ठीक सेटल्ड हो, अगर आप आज के दिन 2024 में अगर आप महीने के 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हो, तो मैं नहीं मानता कोई तुक आप छोड़ के आप दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो। अगर आप पैसे वाले हो तो मैं मानता ही नहीं भारत से बढ़िया कोई देश है। अब मैं इंडिया में जाता हूँ, मैं राजे की ज़िंदगी जीता हूँ, मैं तो सीधा कहता हूँ अगर आप पैसे वाले हो तो इससे बढ़िया तो कोई देश ही नहीं है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, जो भी मैं कमियाँ निकाल रहा हूँ अपने देश की, मेरे लिए तो कोई कमी है ही नहीं। मैं तो जो फ़ायदे इंडिया में उठा सकता हूँ वो मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं उठा सकता। मतलब पैसा आए बाद मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तो राजा हूँ एक तरह से। अगर आप पैसे वाले हो या फिर आप ठीक सेट हो इंडिया में, तो सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करके घर छोड़ के इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, नौकरियाँ बहुत कम है अपने देश में, एक तरह से क्राइसिस आया हुआ है। और हरियाणा जो मैं, हरियाणा इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट्स इन इंडिया। तो मैं देखता हूँ मेरे साथ के बच्चे सारे स्कूल कॉलेजेस में जो साथ थे बेचारे अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, नौकरियाँ नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रगल करने लग रहे हो, इंडिया में सेट नहीं हो पा रहे, तो मेरे ख्याल से आपके लिए अच्छा ऑप्शन है कि आप कुछ साल या जितना साल आप चाहो देश से बाहर जाके किसी और देश में पैसे कमा सकते हो, नौकरी कर सकते हो। आपका मन करे उधर रहने का तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल, है ना? अगर इंडिया में ठीक ठाक नौकरी आप सेट ऑलरेडी, तो क्यों सारी चीजें सैक्रिफाइस करी जाए? हम ये नहीं कह रहे कि हमारा इंडिया बेकार है, पर जो जगह आपको खाने को दे रही है वो भी आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल यार, बिल्कुल। देखो जन्म एक जगह ने दिया है, पर जहाँ पे आपको खाना मिल रहा है वहाँ जरूर जाएं। हाँ, इंडिया के जो दर्द है मैं देख रहा हूँ, मेरे दर्द नहीं है कि बैंक में किसी को, मेरे को तो वो पहले प्रायोरिटी में कर रहे काम, लेकिन मैं उस आदमी के दर्द बता रहा हूँ जो बेचारा बुढ़ी लेडी 2 दिन से वहाँ पे आ रही है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। क्योंकि पैसा अभी आया है ना, पहले आप भी वैसे मैं भी वैसा ही था, मैं भी वो जिंदगी मैंने देखी है। और अब लोगों के बिल्कुल ही स्वभाव ही बदल गया मेरे प्रति। तो क्यों हो रहा है? मेरे को बुरा लग रहा है ना सोसाइटी के लिए भी। सोसाइटी ऐसे क्यों कर रही है कि पैसे वाले या कामयाब आदमी को, मैं ये नहीं कह रहा मैं अंबानी हूँ, पर एक एटलीस्ट मैं
जो मिडिल क्लास आदमी है उससे शायद मैं ज़्यादा कमाता हूँ ऑलरेडी, शायद मैं इंडिया के जो टॉप 1% इनकम कमाने वाले लोग हैं उसमें मैं ऑलरेडी आता हूँ। तो मैं देखता हूँ लोगों का स्वभाव कैसे बदल गया है मेरे प्रति, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगता भाई, क्योंकि मेरे यार दोस्त भाई वगैरह वो मेरी तरह नहीं है, उनको तो वही जिंदगी जीनी पड़ रही है स्ट्रगल वाली, तो मुझे बुरा लगता है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है भी ठीक है आप नहीं सेट हो पा रहे, कोई बढ़िया आप पैसे वाले नहीं हो इंडिया में, तो आप कुछ साल ज़्यादा साल जैसे आपको ठीक लगे आप बाहर बिता सकते हो, पढ़ सकते हो, नौकरी कर सकते हो, है ना अखिल भाई? बिल्कुल भाई। चलो भाई इसको खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजा आया नवजोत भाई, थैंक यू सो मच। अखिल भाई बिल्कुल घर जैसा माहौल था, मजा आ गया, बहुत लंबा खिंच गया पॉडकास्ट। चलो भाई, थैंक यू सो मच।